अच्छा है, हमें इसे पूरा करने पर 10,000 अंक मिलेंगे, जिन्हें हम स्पिरिचुअल हथियारों या फिर किसी और खजाने के लिए बदल सकते हैं। इसके अलावा थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने भी हैं। अगर हमें उनमें से एक दो भी मिल गए तो हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम अपनी बाकी पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। हमें कभी किसी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं। लड़की यह बोलते हुए बहुत गुस्से में थी। हालांकि फिर भी उसने बेहद प्यारी आवाज में यह सब कहा था। यह इतनी सुकून भरी आवाज थी कि मोटू राम के चेहरे पर आनंद की झलक थी। लेकिन फिर भी उसने एक बेहद अश्लील अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे लड़कियों के बहलाने की अदा से सबसे ज्यादा डर लगता है। चूंकि अब कनिका ने ऐसा कहा है तो मैं भाड़ में जाऊं। मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूं? मोटू राम की अभिव्यक्ति एक महिला की तुलना में और भी तेजी से बदल गई। माफ करना, लेकिन मेरे ऊपर लड़कियों की प्यारी अदाओं के जाल काम नहीं करते। कनिका का चेहरा काला पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि अभी वो अपने सामने के उस मोटे लड़के के मांस को नोच खाए। आर्यन लगभग जोर से हंसा। ये मोटू राम थोड़ा दिलचस्प था। मोटू राम ने आगे कहा, अगर तुम मुझे मेरे प्यारे मोटू राम 10 बार कहकर बुलाती हो तो शायद मैं तुम लोगों के सुझाव के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। मोटू राम, मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। शिवाय ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पूरे शरीर से खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकलने लगी। तुम कुछ ज्यादा ही बेशर्म बन रहे हो। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे खजाने के नक्शे के बिना नीचे नहीं जा पाऊंगा। कनिका वो लड़की थी जिसे वो पसंद करता था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इस तरह का नीच काम करने के लिए तैयार नहीं था। मोटू राम किसी से डरता नहीं था। वो हंसा और बोला, शिवाय, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझे मार डालो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग गुप्त खजाना कैसे हासिल करते हो। चलो चलो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो मेरे सामने से दफा हो जा। शिवाय इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया। वो मोटू राम के सिर पर वार करके उसकी खोपड़ी को तोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, जुबिन ने उसे रोक दिया और धीरे से कहा, नहीं शिवाय। मोटू राम ने तुरंत बीच में आकर कहा, जुबिन, तुम्हें भी मुझे भाई मोटू राम नहीं, तुम्हें मुझे बड़ा भाई मोटू राम कहना चाहिए। केवल लड़कियां ही मुझे मेरा प्यारा मोटू राम कह सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, आर्यन जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जुबिन एक युद्ध बुजुर्ग था, लेकिन फिर भी उसने मोटू राम को मारा नहीं। उसने एक ठंडी नजर के साथ पहले तो आर्यन को देखा, फिर नजरें घुमाकर मोटू राम की ओर देखा। बड़े भाई मोटू राम, आप भी यहाँ थंडर ड्रैगन मंदिर के मिशन और थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने के लिए आए हैं, तो क्यों ना फिर हम सभी साथ मिलकर इसे खोजते हैं। मोटू राम का लक्ष्य भी संप्रदाय के मिशन को पूरा करना और थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने को हासिल करना था। हालांकि अभी उसने जुबिन के चेहरे पर एक क्रूर चमक देखी थी। मोटू राम पागल नहीं था। वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, जैसा कि अभी तुमने कहा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम लोगों से डर गया था, इसलिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। शिवाय गुस्से में तुरंत बोला, मोटू राम, अपनी हद पार मत करो। इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, जुबिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई मोटू, हम अभी गलत थे। मैं सभी की ओर से आपसे माफी मांगूंगा। मुझे आशा है कि बड़े भाई मोटू उदार होंगे और हमें माफ कर देंगे। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी थी। हालांकि उसने अपने आप में सोचा, कमीने, एक बार हमें तीसरी मंजिल पर पहुंचने दे, फिर मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। उस वक्त देखते हैं कि क्या तुम फिर भी इतने अहंकारी होगे। उसने अपने दिल के गुस्से को दबा लिया। हालांकि वो थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त खजाने को लेने के लिए दृढ़ था। उसे इसे किसी भी हालत में पाना था। मोटू राम ने यह सुनकर बहुत अच्छा महसूस किया और कहा, मेरी एक और शर्त है। रास्ते में मैं चाहता हूँ कि कनिका और मीरा दोनों मुझे मेरा प्यार मोटू कहकर बुलाएं। जुबिन की आंखों में ठंडी चमक दिखी और उसने मीरा की ओर देखा, जो शुरू से अभी तक एक बार भी नहीं बोली थी। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा,
मेरे प्यारे मोटू। हाँ हाँ हाँ, मोटू राम उत्साह से हंसा और कहा, संप्रदाय के बाहरी हिस्से की नंबर 1 सुंदरता की आवाज सुनने में बहुत सुखद है। यह बहुत आरामदायक है। हाँ हाँ हाँ, जुबिन ने कहा। अब ठीक है, मोटू राम ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल। जुबिन, इतने सालों तक जेकाल संप्रदाय में रहने के बाद भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में इतने समझदार होंगे। हाँ हाँ हाँ। जुबिन की आंखें फिर से भयावह हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। हत्या का इरादा उसकी आंखों से आगे उगलने लगा। वो अपने दिल में मोटू राम को बुरी तरह से कोस रहा था। मोटे भैंसा, बस तू थोड़ी देर और रुक। तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद तेरा अस्तित्व इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जब जुबिन यह सोच रहा था, उस वक्त मोटू राम के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वो भी अपने मन में सोच रहा था, जुबिन, अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते हो तो चलो वहाँ चलकर कुछ मजे करते हैं और देखते हैं कि कौन किसे मार सकता है। भले ही वो मोटा दिखता था, लेकिन वो एक लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक था। अभी की बातचीत से आर्यन महसूस कर सकता था कि जुबिन दिमाग के मामले में मोटू राम से तेज नहीं था। उसी समय आर्यन के दिमाग में कुछ खटका। नक्शे के कुल 4 हिस्से हैं। इन लोगों के पास पहली और दूसरी मंजिल का नक्शा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो 2 हिस्से मेरे पास हैं, वो तीसरी और चौथी मंजिल के हो? अगर ऐसा है तो फिर यह थंडर ड्रैगन मंदिर सिर्फ 3 मंजिल का नहीं है। आखिर इस थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में और क्या क्या राज छिपे हुए हैं? थंडर ड्रैगन रोड के ऊपर 8 क्रोधित ड्रैगन जो घातक बिजली के बोल्टों से भरे हुए थे, मोती की ओर उड़ रहे थे। अतुलनीय रूप से स्पष्ट मोती के अंदर काली धुंध का एक गोला था। अभी तक यह धुंध का गोला मूक अवस्था में था, लेकिन जब से आर्यन इस जगह पर आया था तो काले धुंध का गोला लगातार हिल रहा था, जैसे कि वो मोती को तोड़ने वाला था। 8 थंडर ड्रैगन भी बीच बीच में गर्जना कर रहे थे, जैसे कि वो गुस्से में हो। इससे आर्यन ने अंदाजा लगाया कि काले धुंध के गोले ने उन 8 थंडर ड्रैगन को थंडर ड्रैगन रोड के अंदर सील किया हुआ था। लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि आखिर वो काले धुंध का गोला किया था। उसने उन 8 थंडर ड्रैगन को थंडर ड्रैगन रोड में क्यों सील किया हुआ था और इसका थंडर ड्रैगन मंदिर से क्या लेना देना था? थंडर ड्रैगन रोड एक मिशन वस्तु थी, लेकिन उसे इससे जुड़ा कोई मिशन अभी तक नहीं मिला था। आर्यन को अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि थंडर ड्रैगन मंदिर में खजाने जैसी कोई चीज हो सकती है। हालांकि फिर भी वो उन लोगों के साथ अंदर जाने के लिए तैयार था। मोटू राम ने कहा, जुबिन, वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास पहली मंजिल का नक्शा है, जल्दी करो और प्रवेश द्वार खोलो। वो अब और इंतजार नहीं कर सकता था। थोड़ी देर पहले उसने एक गड्ढा खोदकर अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे दुष्ट डिमन बीस्ट का एक समूह मिल जाएगा और वो लगभग अंदर ही मरने वाला था। सौभाग्य से उसे आर्यन ने बचा लिया, वरना उसका मोटा जीवन बर्बाद हो जाता। जुबिन भी और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अपने पास पहली मंजिल का नक्शा निकाला और उसे देखा। एक बार अच्छे से नक्शे को देखने के बाद उसने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और फिर वो एक विशाल पत्थर के स्तंभ के सामने गया। पत्थर के स्तंभ पर कुछ नक्काशीदार नमूने थे। इसके बाद जुबिन जोर से चिल्लाया, हातिम, जल्दी से यहाँ आओ। आया मास्टर। एक खम्बे जैसा लंबा मोटा तगड़ा आदमी, जिसने अपने कंधों पर सामान का एक बोरा लादा हुआ था, दौड़ते हुए गहरे जंगल के अंदर से जुबिन के पास आया। वो बेहद मजबूत और ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें थोड़ी नीरस थीं और चेहरे पर एक मासूमियत का भाव था। वो पलक झपकते ही जुबिन के पास आकर खड़ा हो गया। मास्टर, आपके पास क्या आदेश हैं? मोटू राम की वजह से जुबिन के दिल में दबा तेज गुस्सा भड़क उठा और एक थप्पड़ के रूप में हातिम के ऊपर बरसा। तुम इतने धीमे क्यों हो? कौन से आदेश? क्या तुम अपना दिमाग साथ नहीं लाए? अब जल्दी करो और मेरे लिए इस पत्थर के स्तंभ को दूर हटाओ। थप्पड़ जोरदार था, लेकिन हातिम के चेहरे पर लगने के बाद भी उसके चेहरे पर दर्द की सिकन तक नहीं थी। वो ना तो अपनी जगह से हिला डुला और ना ही चकमा देने की कोशिश की, बस चुपचाप थप्पड़ को सह लिया था। इसके बाद जैसा ही जुबिन ने कहा, उसने तुरंत स्तंभ को गले लगा लिया और अपनी बाजुओं की ताकत से उसे हिलाने की कोशिश की।
उसकी दोनों बाहों की मांसपेशियां टूटने जैसी आवाज कर रही थी। बहुत ज्यादा ताकत लगाने की वजह से उसके माथे की नसें फूल गई थी। एक पहाड़ जितना वजनी स्तंभ वास्तव में हिलने लगा। भाड़ में जाओ, ये कैसी शक्ति है? आर्यन बहुत ज्यादा हैरान था। वो स्तंभ कम से कम सैकड़ों हजारों किलो का था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे केवल अपनी बाहों की ताकत से हिला दिया था। यह ताकत एक युद्धराज की नहीं थी। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियाँ सिर्फ युद्धराज की थी, लेकिन वो इतनी कम शक्तियों की मदद से यह काम नहीं कर सकता था। मोटू राम भी थोड़ा हैरान था। फिर उसने आर्यन को धीमी आवाज में बताया, यह आदमी दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था। यह अफसोस की बात है कि उसने गलत मास्टर को चुना। स्तंभ को हिलाते हुए हातिम जोर जोर से सांस ले रहा था। उठो, मैंने उसे उठा लिया। उसने उस विशाल पत्थर के स्तंभ को उठाया और कुछ कदम आगे बढ़ते हुए जुबिन के पास गया और कहा, मास्टर, मैं इसे कहाँ रखूं? जुबिन चिल्लाया, इसे बस यहाँ से दूर फेंक दो। तुरंत हातिम ने दोनों हाथों से स्तंभ को ऐसे फेंका जैसे उसने किसी बोरी को फेंका हो। पत्थर का स्तंभ जमीन पर जाकर गिरा और टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। जुबिन के शरीर पर पत्थर का एक छोटा टुकड़ा आकर लगा, जिससे उसके भव्य कपड़ों पर एक सफेद धब्बा रह गया। उसने मुड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे दूर फेंक दो। मैंने तुमसे इसे यहाँ फेंकने के लिए नहीं कहा था। अगर तुम मेरे कपड़ों को गंदा करोगे तो तुम अपनी जान देकर भी इन कपड़ों की कीमत नहीं चुका पाओगे। हाँ हाँ, माफ कर दो मास्टर। हातिम ने माफी मांगते हुए अपना सिर नीचे किया और जुबिन के कपड़ों को साफ करने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ को अपने भव्य कपड़ों पर लगने से पहले ही जुबिन ने उसे फिर से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। हातिम तुरंत पीछे हट गया और कहा है, हाँ मास्टर। उसकी आंखों में थोड़ा भी प्रतिरोध नहीं था। लगातार 3 थप्पड़ खाने के बाद किसी को भी गुस्सा आ जाता, लेकिन वो बिल्कुल भी गुस्सा में नहीं था, बल्कि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने महसूस किया हो कि सारी गलती उसी की थी। आर्यन थोड़ा नाखुश था। मोटू राम भी नाखुश था और उसने नीची आवाज में आर्यन को बताया, मास्टर, वो जुबिन के परिवार का गुलाम है। वो पहले सड़कों पर रहता था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो भूख से लगभग मरने वाला था। जुबिन के परिवार ने उसे चावल का एक कटोरा दिया, जिससे वो बच गया और उसी दिन से वो उनका गुलाम बन गया। आर्यन का दिल कांप उठा। एक भोजन की दया का भुगतान किसी के जीवन के साथ किया जाता है, भले ही उसकी गरिमा का अपमान किया जाए, फिर भी वो विरोध नहीं करता है। वो मूर्ख है या वफादार, इस तरह की बात को कोई परिभाषित नहीं कर सकता था। शायद हातिम के लिए यह सब कुछ भी नहीं था। हालांकि आर्यन को इस कमी का अच्छा आभास था और उसने महसूस किया कि इस तरह के व्यक्ति को इस तरह नहीं रहना चाहिए। उसके शरीर में दिव्य शक्ति की उपस्थिति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जुबिन ने पत्थर के स्तंभ के नीचे देखा, लेकिन उसे वहाँ भी पहली मंजिल का दरवाजा नहीं मिला। यह नहीं है। हातिम, इन सभी को यहाँ से उखाड़ फेंको, जल्दी करो, उसने आदेश दिया। उस जगह पर 100 से भी अधिक अलग अलग तरह के पत्थर के स्तंभ मौजूद थे और वो सभी पहले वाले की तरह मोटे थे। किसी एक व्यक्ति के लिए उन सभी को दूर फेंकना बहुत मुश्किल था। क्या तुम्हारे पास थंडर ड्रैगन मंदिर का नक्शा नहीं है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें उस पत्थर के स्तंभ की कुछ निशानियां होंगे और तुम उसे ढूंढ पाओगे। फिर उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्यन ने कहा। भले ही हातिम दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ हो, 100 से अधिक पत्थर के स्तंभों को उठाने के लिए वो अकेला काफी नहीं था। अगर उसे थोड़ी भी लापरवाही हुई तो वो वास्तव में उनके नीचे दबकर मर भी सकता था। जुबिन ने आर्यन को ठंडी नजरों से देखा और फिर ठंडी आवाज में कहा, आखिर तुम हो कौन? क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या नहीं? चुपचाप वहीं से तमाशा देखो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ। आर्यन की भौहें फड़क उठी। मोटू राम के चेहरे पर तुरंत नाखुशी झलकने लगी और उसने कहा, जुबिन, तुम क्या कह रहे हो? वो मेरा मास्टर हैं, बेहतर होगा कि तुम उनके साथ इज्जत के साथ पेश आओ। मास्टर, मोटू, क्या तुम सच में किसी भी राह चलते एरे गेरे को अपना मलिक बना सकते हो? तुम सच में एक मंदबुद्धि हो, जुबिन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा।
मोटू राम चिल्लाया, अपनी मुंह बंद करो। मैंने कहा ना, वो मेरा मास्टर है, बस बात खत्म। जुबिन की आंखों में एक बेहद क्रूर रोशनी दिखी और उसने गुस्से में कहा, क्या तुम उसे भी गुप्त क्षेत्र में ले जाना चाहते हो? मोटू राम ने कहा, बेशक, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हाँ 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 हाँ, जुबिन हंसने लगा और बोला, अगर बड़ा भाई मोटू राम लोगों को गुप्त क्षेत्र में ले जाना चाहता है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? बेशक, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए यह तरीका बेहतर था। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि मोटू राम की मृत्यु यहाँ हुई थी और कोई भी इसे फैला नहीं पाएगा। अगर आर्यन बाहर रहा और उसने मोटू राम को अंदर मार दिया तो संभावना थी कि लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हुआ। लेकिन अब जब मोटू राम आर्यन को भी साथ लेकर जा रहा था तो वो अंदर ही उन दोनों को साथ में मार सकता था। इस तरह ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी चोंच बंद कर लो, मोटू राम ने तीखी आवाज में कहा। जुबिन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपने दिल में सोचा, कुत्ते, मैं तुम्हें जीने के लिए बस थोड़ा और वक्त दे रहा, तुम बस रुको। फिर जुबिन ने गुस्से में पीछे मुड़कर हातिम के शरीर पर लात मारी और चिल्लाया, क्या तुम्हें मेरा आदेश सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा था कि इन सभी स्तंभों को यहाँ से दूर फेंको। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। यह कहते हुए उसने उसे एक और लात मारी। हातिम बिना किसी शिकायत के खड़ा हो गया। वो तुरंत एक स्तंभ के सामने गया। फिर उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाई और अचानक पत्थर के भारी स्तंभ को उखाड़ दिया और फिर धीरे से उसे अलग रख दिया, इस डर से कि पत्थर का स्तंभ टूटकर बिखर जाएगा और जुबिन के कपड़ों पर फिर से कोई टुकड़ा लग जाएगा। लगभग आधे घंटे तक हातिम बिना रुके लगातार पत्थर के स्तंभों को उखाड़ता रहा और धीरे धीरे जमीन पर रखता गया। जब उसने आखिरी स्तंभ भी उखाड़ दिया तो जुबिन ने उसके द्वारा उखाड़े गए सबसे पहले पत्थर के पास खड़े होकर कहा, अरे बेवकूफ, दरवाजा पहले स्तंभ के नीचे ही है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। हाँ हाँ, वो जोर जोर से हंसने लगा। मीरा, क्या यह मजेदार नहीं है? वो हंसते हुए बोला। उसने हातिम से जो कुछ कराया सिर्फ मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट के लिए था। उसने कभी हातिम को एक इंसान की तरह नहीं माना। उसकी नजरों में वो बिल्कुल भी इंसान नहीं था। हातिम की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। उसे इस बात पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया था कि उसके साथ अभी खिलवाड़ किया गया था। इसके बजाय उसने फिर से सामान और औजारों को अपनी पीठ पर उठाया और चुपचाप बगल में खड़ा हो गया, मानो जो कुछ भी अभी अभी हुआ था उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ये देखकर आर्यन का दिल दुखने लगा और उसके दिल में आग का गोला जलने लगा। लोगों को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। भले ही वो एक गुलाम था, उसके साथ इस तरह से खिलवाड़ करना गलत था। आखिर वो भी एक इंसान था, वो भी सिर्फ एक लड़की की मुस्कान जीतने के लिए। इससे आर्यन नाखुश था, बहुत नाखुश था। हालांकि मोटू राम ने उसे खींचा और गंभीरता से कहा, उसे मत भड़काओ, हमें हातिम के मामलों की परवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, खुद हातिम को कोई शिकायत नहीं है। वाक्य हातिम ने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। वो वहाँ लकड़ी के टुकड़े की तरह स्थिर खड़ा था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और ठंडी नजरों से जुबिन को देखा। मीरा ने जुबिन की ओर देखा और कहा, क्या यह तुम्हें मजेदार लगता है? इसने केवल हमारा वक्त बर्बाद किया है। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आवाज भी बर्फ की तरह ठंडी थी। जुबिन की आंखें काली पड़ गईं और तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया। मीरा, चलो अंदर चलते हैं। तभी उसने मुड़कर हातिम को फिर से लात मारी और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम बहरे हो? जल्दी से गुफा में जाओ और रास्ता खोजो। यह लात बहुत भारी थी। इसके अलावा जुबिन एक युद्ध बुजुर्ग था। उसकी लात शक्तियों से भरी हुई थी और जैसे ही हातिम को लात लगी वो जमीन पर गिर पड़ा। अगर यह लात किसी और को लगती तो वो दूर जाकर गिरता और यह कहना गलत नहीं होगा कि वो मर भी सकता था। लेकिन हातिम तुरंत जमीन से खड़ा हुआ और जल्दी से स्तंभ के नीचे एक गुफा नुमी छेद में घुस गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर लात का कुछ असर नहीं हुआ हो। जुबिन ने मोटू राम की ओर देखा और कहा, बड़े भाई चलें। मोटू राम हल्के से मुस्कुराया, हम्मा, तुम जानते हो कि लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए।
यह बहुत अच्छा है कि तुम्हें पता है अपने से बड़ों की कैसे इज्जत करनी है। यह कहते वो भी अंदर गुफा में चला गया। आर्यन भी उसके पीछे चला गया। फिर कनिका और मीरा भी चली गई। जुबिन और शिवाय अंदर जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। शिवाय ने नाखुशी से कहा, बड़े भाई आपने उस दूसरे इंसान को अंदर क्यों जाने दिया? एक और व्यक्ति का मतलब एक और परेशानी है। अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं सीधे उसे बाहर भगा देता। जुबिन ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, उसकी शक्तियाँ सिर्फ युद्धराज स्तर पर हैं, उसके जैसे कचरे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जब तीसरी मंजिल का दरवाजा मिलेगा तो हम तुरंत उन दोनों को डोट। जुबिन ने गला काटने का इशारा किया। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, समझ में आया। थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र की पहली मंजिल। यह एक बहुत ही विशाल भूमिगत कक्ष था जिसमें कई घर और दरवाजे थे। मानो यह थंडर ड्रैगन अमर संप्रदाय के खंडहर थे। पहले स्तर में प्रवेश करने के बाद जुबिन ने तुरंत कहा, बड़े भाई हम पहली मंजिल में प्रवेश कर चुके हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि यहाँ अंदर कितना खतरा है, तो मेरा सुझाव है कि हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए अपने किसी एक साथी को आगे करना होगा। जहाँ तक मेरे पक्ष की बात है, हातिम तुरंत आगे आया और युद्ध के वज्र देवता की तरह सामने खड़ा हो गया। जुबिन ने आगे कहा, बड़े भाई दोनों तरफ से एक एक व्यक्ति होना चाहिए। आपको रास्ता दिखाने के लिए एक व्यक्ति को भेजना होगा। इस तरह हम तेजी से सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मोटू राम की आंखें भयावह हो गईं और धीरे से कहा, फिर हमारी तरफ से मैं। हालांकि इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, आर्यन तुरंत आगे आया और हातिम के साथ खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, मैं रास्ता दिखाऊंगा। मोटू राम चौंक गया और कहा, मास्टर मुझे ऐसा करने दो, यह जगह बहुत बुरी है। यहाँ कई मजबूत दुष्ट प्राणी हैं। आपने देखा कि भेड़िया अभी, वो सिर्फ सबसे निचले स्तर का डिमन था। वो आर्यन हैरान था, भेड़िया अभी भी सबसे निचले स्तर का डिमन है? तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ और भी अधिक उच्च स्तरीय डिमन हैं? यह सोचकर आर्यन ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैं यह कर दूंगा, मुझे बस कुछ चाहिए। बहुत खूब, जुबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूँकि तुमने पहले ही तय कर लिया है तो जल्दी करो और आगे का रास्ता खोलो। फिर वो हातिम पर चिल्लाया, तुम अभी भी यहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और काम पर लगो। इसी के साथ आर्यन और हातिम बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ गए। अंधेरे में लगातार भयानक आवाजें गूंज रही थी जो बेहद डरावनी थी। अचानक कुछ कदमों की आवाज आई जो जल्दबाजी में तेजी से हातिम की ओर बढ़ रही थी। तभी एक भेड़िया अंधेरे से बाहर निकला और हातिम पर झपट्टा मारा। हातिम के शरीर से तुरंत तेजी से शक्तियां बाहर निकली और जैसे ही क्रूर भेड़िए ने उसका गला काटने के लिए अपना पंजा घुमाया, हातिम ने अपना शक्तियों से भरा हाथ उठाया और भेड़िए का पंजा पकड़ लिया। उसे एक धोबी पछाड़ की तरह जमीन पर उठाकर दे मारा। फिर उसने लगातार उसके शरीर पर एक बाद एक कई मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। भेड़िए के सिर से खून बह निकला। आधे मिनट से भी कम समय में भेड़िए का शरीर गतिहीन था। वो मर चुका था। वो केवल हातिम की शारीरिक शक्ति से मारा गया था। आर्यन बगल में खड़ा था और बिना हिले उसे देख रहा था। वो थोड़ा मूक था। वो जानता था कि हातिम की शारीरिक शक्तियाँ मजबूत थी। वो एक पत्थर का स्तंभ भी उठाकर फेंक सकता था जिसका वजन सैकड़ों हजारों किलोग्राम था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी वास्तव में एक भेड़िए को मार पाएगा। यह उसके लिए काफी चौंकाने वाला था। धिक्कार है, आर्यन को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। दरअसल उसे पहला कदम उठाना चाहिए था और उस भेड़िए को मारना था, क्योंकि तभी उसे EXP पॉइंट्स मिलते और इसलिए ही उसने आगे रहना चुना था। आर्यन होश में आ गया। वो बहुत दर्द में था और अपने आप में सोचा, 10,000 EXP पॉइंट्स ऐसे ही उड़ गए। धिक्कार है। जुबिन मीरा के साथ चल रहा था और उसने उससे कहा, मीरा मेरे परिवार के कुत्ते की लड़ने की ताकत खराब नहीं है ना? तुम चिंता मत करो, हमें थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र में कोई खतरा नहीं होगा। इस बार मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल थंडर हथियार खोज कर दूंगा। मीरा की अभिव्यक्ति में अभी भी कोई बदलाव नहीं था।
उसने केवल ठंडी नजरों से अपने बगल में चल रही कनिका को देखा। कनिका ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, बड़ी बहन, आपको थंडर हथियार चाहिए और इसलिए इस खजाने के नक्शे को खरीदने के लिए जुबिन ने बहुत पैसा खर्च किया था। वो आप पर लट्टू है। आप। उसकी बात खत्म होने से पहले ही मीरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। जुबिन ने मीरा की सुंदर आकृति को देखा और उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं। तुम कुलीन होने का नाटक क्यों कर रही हो? बस रुको, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होगी। उस वक्त मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे नाटक करती हो। इस बार मेरी बारी है। आर्यन ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और तेजी भागा। भेड़िए के उस पर प्रहार करने का इंतजार किए बिना वो चिल्लाया, स्प्लिटिंग पल्स तकनीक। आर्यन ने अपने दोनों हाथों से मुक्का बनाया और जमीन पर देकर मारा, जिससे जमीन पर अनगिनत दरारें पड़ गईं। अचानक एक खतरनाक शक्ति ने भेड़ियों को ऊपर की ओर उछाल दिया। उसके बाद आर्यन ने भी हवा में छलांग लगाई, अपने दोनों हाथों को आपस में बांधा और एक मुक्का बनाया। एक पल के लिए उसके शरीर पर आमदखोर किंग कांग एप की छाया दिखाई दी। पहाड़ तोड़ मुक्का। इसी के साथ एक मुक्का हवा में मौजूद भेड़िए के पेट में लगा। इसने भेड़िए को सीधे नीचे गिरा दिया और उसका शरीर जमीन पर एक धमाके की आवाज के साथ गिरा, जिससे जमीन पर एक गड्ढा बन गया। भेड़िया कुछ समय तक जमीन पर संघर्ष करता रहा, हालांकि जल्द ही उसका शरीर कठोर हो गया और उसकी सांसें चली गईं। आर्यन, तुम्हें एक भेड़िए को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एमर्जी पॉइंट्स और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक सॉल बंद चेन मिली है। भेड़िया सिर्फ 2 चालों में मारा गया था। यह शुद्ध शक्ति अद्भुत थी। जब हातिम ने आर्यन की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक उत्साह की चमक दिखी, जो एक पल बाद गायब भी हो गई। सिर्फ एक भेड़िए को मारकर वो कितना घमंडी हो रहा है। अगर उसकी जगह मैं होता तो ऐसे भेड़ियों के एक झुंड को मारने के बाद भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितना वो एक भेड़िए को मारकर खुश और अहंकारी हो रहा है। शिवाय ने घमंड से कहा। मोटू राम ने उसकी ओर आंखें घुमाई और कहा, अगर मेरा मास्टर एक भेड़िए को मारकर घमंडी बन रहा है तो जैसा कि तुमने कहा कि तुम ऐसे भेड़ियों के एक झुंड को मार सकते हो, तो आगे जाओ और कोशिश करो। शिवाय की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। उसके भावों में बदलाव देखकर मोटू राम ने फिर से हंसते हुए कहा, क्या हुआ, डर लग रहा है? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो अपनी बकवास बंद करो। पता नहीं लोग अपने मुंह से गंदगी क्यों करते हैं। इतना बोलने के बाद उसने अपना मुंह फेर लिया। उसने उसकी ज्यादा परवाह नहीं की। अगर उसको बुरा भी लगता है तो भी उसको परवाह नहीं थी। शिवाय अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलने लगा और अपने दांतों को इतनी जोर से पीस रहा था कि कड़कड़ की आवाजें सुनी जा सकती थीं। उसका मन कर रहा था कि वो अभी मोटू को टुकड़ों में फाड़ दे। मोटू ने उसके शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस किया और कहा, ओह, क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? चलो चलो, अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ, कचरा कहीं का। ये सुनकर शिवाय का चेहरा शर्म से लाल रंग का हो गया और उसके शरीर से हत्या का इरादा फूट पड़ा। वो अभी तुरंत मोटू को मौत के घाट उतारना चाहता था। हालांकि जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था, जुबिन ने उसे पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई सही कह रहे हैं। तीसरी मंजिल तक पहुंचने से पहले वो मोटू को छू नहीं सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे खजाने के नक्शे और मोटू राम की जरूरत थी। हालांकि वो मोटू राम को छू नहीं सकता था, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति को छू सकता था। थोड़ी देर बाद उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों कचरा, तुम इतने धीरे काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग आज हमें दूसरी मंजिल पर पहुंचा भी दोगे? हातिम, जल्दी करो, मोटू राम ने कहा। तुम्हें इतनी जल्दबाजी किस लिए है? क्या तुम मरकर पुनर्जन्म लेने की जल्दी में हो? शिवाय ने मजाक उड़ाया और कहा, बड़े भाई मोटू, तुम लोग ज्यादा मजबूत नहीं हो। तुम्हारा वो साथी पूरी तरह से बेकार हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम कभी दूसरी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मोटू की आंखें सिकुड़ गईं। हातिम तुरंत जल्दी से और तेजी से आगे बढ़ गया। जुबिन के मुंह से निकले शब्द उसके लिए शाही आदेश से कम नहीं थे। वो तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया।
आर्यन आगे से आने वाली हर तरह के भारी कदमों की आवाज सुन सकता था, जैसे कि आगे भेड़ियों की पूरी सेना हो। उसका चेहरा तुरंत कस गया। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये जगह कहाँ है, लेकिन जिन दो भेड़ियों को उसने कुछ देर पहले मार डाला था, उनको देखते हुए वो इतना बता सकता था कि ये भेड़िए देखने के लिए अपनी आँखों पर नहीं बल्कि आभा पर भरोसा करते थे। एक बार जब वो उनकी आभा महसूस करेंगे तो वो तुरंत उन पर हमला कर देंगे। इस तरह अंधेरे में आंख मूंद कर आना बेहद खतरनाक था। जुबिन ने हैरान खड़े आर्यन की ओर देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम अभी भी यहाँ किस लिए खड़े हो? अगर तुम आगे का रास्ता नहीं दिखा सकते तो यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। कचरा। आर्यन की आंखों का कोना ठंडा हो गया जब उसने यह बात सुनी और जुबिन को देखा जो बहुत दूर नहीं था। उसकी हत्या का इरादा जाग गया था। हालांकि उसने भी कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा नहीं था कि वो उसे मार नहीं सकता था, लेकिन अभी जुबिन को मारने का सही वक्त नहीं था। इसके अलावा उसे पहले हातिम को बचाना था, जो पहले ही आगे बढ़ चुका था। फिर उसने भी पैर पटका और वो जल्दी से अंधेरे में भाग गया। जुबिन ने शालीनता से कहा, यह सही है, मुझे मेरी बात मानने वाले लोग ज्यादा पसंद है। मीरा, तुम क्या कहती हो कि मैंने उसके साथ सही किया या नहीं? वो वास्तव इसका हकदार था। अगर वो और देर करने की हिम्मत करता तो मैं वास्तव में उसे सबक सिखाता। जुबिन के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्टि नजर आ रही थी। हालांकि मीरा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, क्योंकि वो भी बड़े कदमों के साथ अंधेरे में आगे बढ़ गई। जैसे ही आर्यन वहां से गायब हुआ था, अंधेरे में हातिम को पता चल गया था कि वो पहले से ही लगभग 1 दर्जन भेड़ियों से घिरा चुका है। लेकिन उसे जरा भी डर नहीं था, और यह ऐसा था जैसे वो दर्द को नहीं जानता था। भेड़िए चाहे उस पर कितना भी हमला क्यों न कर ले, वो उनसे तब तक लड़ेगा जब तक कि भेड़ियों या उसमें से कोई एक मर नहीं जाता है। भेड़ियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया था। उसकी जांघों, बाहों और पेट को काटते हुए सभी भेड़िए हमला कर रहे थे। उसका शरीर खून से लथपथ हो गया था, पर उसने अभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा और उसने लड़ना जारी रखा। हालांकि यह बात और थी कि अब उसके पास लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। अगर उसने ऐसे ही थोड़ी देर और लड़ना जारी रखा तो वो बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मारा जाएगा। आर्यन उसे समझ नहीं पा रहा था कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। टेलीपोर्ट। पलक झपकते ही वो एक भेड़िए के पास पहुंच गया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति। इसी के साथ उसने भेड़िए के पेट पर मुक्का मारा। तुरंत भेड़िए के अंदरूनी अंग फट गए और वो एक दर्दनाक आवाज में चिल्ला उठा। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। फिर लड़खड़ाते हुए वो पीछे जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून निकल रहा था और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो गई। इसके तुरंत बाद आर्यन ने अपना एक हाथ बढ़ाया और भेड़िए के पेट में घुसा दिया। फिर उसने उसकी पंसली की एक हड्डी तोड़ी और उसे बाहर निकाला। फिर उसने उस पंसली की हड्डी का इस्तेमाल एक तलवार की तरह किया और सामने के एक भेड़िए के सिर में घुसा दिया। आर्यन, तुम्हें 2 भेड़ियों को मारने पर 20,000 EXP पॉइंट्स, 2000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 2 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 2 सॉल बंद चेन मिली है। फिर आर्यन ने स्वर्गीय नो तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और भेड़िए की पंसली की हड्डी का एक तलवार की तरह उपयोग किया और उन सभी भेड़ियों पर हमला कर दिया। पलक झपकते ही वहाँ भेड़ियों की चीखों का कोहराम मच गया। चारों तरफ से भेड़ियों के दर्द में चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उन सभी को एक ही हमले से मार दिया गया था। यह एक ऐसा अस्तित्व जिसे मारा नहीं जा सकता था। अंत में केवल वो भेड़िया बचा था जिसे हातिम ने कस कर पकड़ा हुआ था। वो अभी भी बिना रुके हमला कर रहा था। यह देखकर आर्यन का दिल दुखने लगा, लेकिन वो उन्हीं XP पॉइंट्स को जाने नहीं दे सकता था जो उसे उस भेड़िए को मारने से मिलने वाले थे। एक पल बाद भेड़िए के पेट में एक हड्डी आकर घुसी जिसकी शक्तियाँ एक तलवार की तरह थी। उसके मुंह से खून निकला और वो नीचे लुढ़क गया। उसके मरने के तुरंत बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, लेकिन आर्यन ने उस पर ध्यान नहीं दिया बल्कि हातिम के कंधे को हल्के से थपथपाया और कहा, ठीक है, वो मर चुका है।
हातिम की आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। उसने अपनी भावहीन आंखों को आर्यन की ओर घुमाया और उसे एक नजर देखा। आर्यन ने एक गोली निकाली और कहा, इसे ले लो। हातिम ने गोली नहीं ली। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ गया और अंधेरे में आगे आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए फिर से तैयार हो गया। अचानक आर्यन के पीछे से एक ठंडी आवाज आई। ये कौन सी तलवार तकनीक है? आर्यन ने पीछे मुड़कर देखने के लिए कि कौन है अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि वो मीरा थी। आर्यन ने भी ठंडी आवाज में जवाब नहीं। यह भेड़िए को मारने की तलवार तकनीक है। यह देखकर कि आर्यन ने वहां मौजूद लगभग दर्जन भर भेड़ियों को केवल एक ही तलवार के हमले से मार दिया था, जुबिन थोड़ा हैरान रह गया। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, ओए लड़के, क्या तुमने सुना नहीं कि मीरा तुमसे कुछ पूछ रही है? जल्दी करो और जवाब दो। हातिम के मामले के कारण आर्यन का दिल पहले से ही गुस्से से भरे हुआ था और अब उसकी बकवास सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। अचानक वो अपनी जगह से गायब हो गया और पलक झपकते ही जुबिन के सामने दिखाई दिया। आर्यन की दो ठंडी आंखों ने जुबिन की ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, लगता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। शायद तुम्हें अंदर से खुजली होती है और तुम इस बंद नहीं रख पाते। वैसे अगर चाहो तो मैं इसे बंद कर सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी ऐसा कुछ करूँ? उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, जैसे कि मृत्यु का देवता गुस्से में हो। अचानक जुबिन का गला सूख गया। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से भीग गई। उसकी युद्ध बुर्जुक की शक्तियों को आर्यन की केवल युद्धराज लेवल 3 की शक्तियों द्वारा दबा दिया गया था। यह भावना वास्तव में बहुत असहज थी, यहाँ तक कि उसके पास आर्यन की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं थी। जब तक वो कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, आर्यन पहले ही अंधेरे में गायब हो चुका था। उसके जाने से जैसे जुबिन को राहत मिली हो, वो बेहद दबाव महसूस कर रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना अभी भी बह रहा था। फिर अंधेरे में उसने उसे कोसने की थोड़ी ताकत जुटाई और चिल्लाते हुए कहा, कुत्ते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? अगर हिम्मत है तो फिर से ऐसा करके दिखाओ। वो बहुत ज्यादा दुखी था। फिर मीरा बड़े कदमों के साथ आगे बढ़ गई। दूसरी ओर मोटू राम उसकी ये हालत देखकर हंसने लगा। हा हा हा। शिवाय जुबिन के पास आया और उससे नीची आवाज में पूछा, जुबिन भाई, आपको अभी क्या हुआ था? वो आप एक युद्धराज से कैसे दब गए? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जुबिन नहीं था तो वो कुचले जाने की भावना को समझ नहीं पा रहा था। जुबिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दांतों को इतना जोर से दबाया कि किटकिटाने की आवाज आ रही थी। कुत्ते, तूने मुझे मीरा के सामने नीचा दिखाया। मैं तुम्हें इस दुनिया के नीचे दफन कर दूंगा। फिर उसने अपने पास नक्शा निकाला और उसे शिवाय को देते हुए कहा, इस नक्शे को लो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी भेड़ियों को लुभाओ। मैं चाहता हूँ कि वो कुत्ता भेड़ियों का शिकार बन जाए। शिवाय थोड़ा डर गया और कहा, बड़े भाई, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? जुबिन ने उसे लाल आंखों से देखा और ठंडी आवाज में कहा, अगर अब तूने एक भी शब्द बोला तो तू फिर कभी बोलने लायक नहीं बचेगा। वो इस बहुत गुस्से में था। ठीक है, मैं जाता हूँ, शिवाय ने तुरंत कहा। वो जुबिन के क्रूर तरीकों के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। जुबिन अब किसी भी कीमत पर मोटू को मारना चाहता था और आर्यन को तो वो तड़पा तड़पा कर मारना की सोच रहा था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि किसी को पता लग जाएगा कि उन्हें किसने मारा, क्योंकि वो अभी संप्रदाय में नहीं, थंडर ड्रैगन मंदिर के खंडर में थे। इस तरह किसी को भी नहीं पता चलेगा कि उन्हें किसने मारा। फिर जुबिन ने लापरवाही से कहा, मैं उन्हें खेल लगा कर रखूंगा। तुम्हारे पास यहाँ सभी भेड़ियों को लुभाने के लिए आधा घंटा है। ठीक है भाई, शिवाय ने नक्शा लिया और जल्दी से एक दूसरे रास्ते पर चला गया। जुबिन की आंखें काली हो गई थी और वो अंधेरे में उस तरफ देख रहा था जहाँ से आर्यन गायब हुआ था। उसने बुरी तरह से कहा, मेरा अपमान करने का तुम्हें जल्द पछतावा होगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो तेजी से उस ओर चला गया। आगे अंधेरे में भेड़ियों की गुर्राहटों की आवाजें सुनी जा सकती थी। हातिम अभी भी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ रहा था। उसने अपने शरीर पर लगी चोटों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।
मानो उसे दर्द का पता ही ना हो। इस बीच आर्यन ने उसे कई बार पिल्स दी, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि जुबिन के अलावा वो दूसरों की चीजें नहीं ले सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो यह जुबिन का अपमान करने जैसा होगा। इस तरह आर्यन की जान को उससे खतरा हो सकता था। वो कुछ नहीं कर सकता था। एकमात्र यही काम था जो वो आर्यन के लिए कर सकता था। हालांकि आर्यन उसके इस इरादे को समझ नहीं पाया था, लेकिन फिर भी उसने हातिम पर आने वाले सभी खतरों को खत्म कर दिया था ताकि उस पर कुछ दबाव कम हो सके। इस तरफ सही रास्ता है, जुबिन ने एक तरफ इशारा किया। फिर वो चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। आर्यन की धमकी के बाद से उसने कुछ फालतू बोलने की हिम्मत नहीं की थी। उसके द्वारा रास्ता बताने से आर्यन को कोई भी आपत्ति नहीं थी। फिर चाहे वो गलत रास्ता दिखाए या सही, उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब तक उसे मारने के लिए भेड़िए और उनके मरने से हासिल होने वाले एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं, तब तक कुछ भी समस्या नहीं थी। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में 10,000 एक्सपी पॉइंट्स देने वाले बहुत से बीस्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ उसे सबसे निचले स्तर का भेड़िया भी उतने पॉइंट्स दे रहा था, तो वो कैसे इस मौके को गवा सकता था। हालांकि उसके पीछे एक जोड़ी ठंडी आंखें उसे देख रही थीं। हर बार जब वो कोई कदम उठाता तो मीरा उसे बहुत गौर से देख रही थी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद मीरा यह पूछने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम किस तलवार तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो? उसकी आवाज अभी भी पहली की तरह ठंडी थी और आर्यन को इस तरह का नाटक करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या तुम मुझे जानती हो? आर्यन वास्तव में उसे कुलीन लोगों की तरह उच्च और प्रभावशाली ठंडे भाव का नाटक करते हुए देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मीरा बहुत सुंदर थी। जेकाल संप्रदाय के बाहरी हिस्से में वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। अनगिनत युवाओं के दिलों में वो देवी के समान थी। जेकाल संप्रदाय के बाहरी हिस्से में वो जो चाहे हासिल कर सकती थी और अनगिनत लोग उसके लिए उस चीज को ला कर देते। लेकिन यहाँ आर्यन के सामने उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका सारा प्रभामंडल चला गया है। उसका जवाब सुनकर उसका दिल थोड़ा दुखी हो गया और वो टूट गई। हालांकि जेकाल संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उसके लिए जो चाहे करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन वो कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करती थी। वो हर चीज के लिए खुद पर भरोसा करती थी। उसका मानना था कि अगर एक लड़की अपने भाग्य को खुद से लिखना चाहती है तो केवल एक ही रास्ता था, और वो है शक्तिशाली और मजबूत होना। उसने स्वॉर्ड आर्ट का भी प्रशिक्षण लिया। हालांकि यह पहली बार था जब उसने इस तरह की तलवार तकनीक देखी थी जिसे आर्यन ने इस्तेमाल किया था। वो साधारण लग रही थी, लेकिन उसमें बेहद खतरनाक मजबूत शक्ति थी, विशेष रूप से उस तरह की तलवार का इरादा। यह एक ऐसा चौंकाने वाला शक्तिशाली अस्तित्व था जहां तक वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। वो वास्तव में जानना चाहती थी कि आर्यन ने किस तरह की तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। जुबिन थोड़े गुस्से में था। वो तुरंत आगे बढ़कर आर्यन को मारना चाहता था, लेकिन अभी के लिए उसने इसे सहन किया और अपने मन में सोचा, कुत्ते बस थोड़ी देर और इंतजार कर, फिर मैं देखता हूँ कि तू कितना घमंडी बन सकता है। लगभग आधा घंटे बाद अचानक थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र की पहली पूरी मंजिल हिंसक रूप से कांपने लगी। मोटी राम तुरंत चिल्लाया। भूकंप। हातिम का चेहरा भावहीन था, यहाँ तक कि उसके हाव भाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया और उसने भेड़ियों से लड़ना जारी रखा। आर्यन की भौहें फड़क उठी। उसी समय पूर्वज रुद्रदेव ने अचानक कहा, यह भेड़ियों का झुंड है, भागो। उसकी क्षमता और शक्तियां आर्यन की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत थी और वो तुरंत भेड़ियों के समूह को महसूस कर सकता था। क्या भेड़ियों का झुंड? आर्यन एक पल के लिए हैरान दिखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने रुद्रदेव से कहा, इस यंग मास्टर के शब्दकोश में भागने जैसा शब्द मौजूद नहीं है। भले ही पूरा थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र डीमन बीस्टों से भरा हुआ था, वो भाग नहीं सकता था। उसे अपना स्तर बढ़ाने के लिए ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, और अब इतनी अच्छी जगह कहाँ मिल सकती थी। यहाँ एक निम्न स्तर भेड़ियों को मारने से भी एक सॉल बंद चेन जैसी अद्भुत चीज मिल रही थी।
सोल बंद चेन में स्पिरिचुअल शक्तियाँ थी, जिसमें सॉल को डराने की विशेषता थी। वास्तव में आर्यन एक स्पिरिचुअल हथियार बनाना चाहता था, तो सॉल को जितनी अधिक जंजीरों से बंद किया जाएगा उतना ही बेहतर होगा। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़कर हातिम को पीछे खींचा और गंभीरता से कहा, हमारे सामने भेड़ियों का एक झुंड है। जुबिन के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान थी और वो अपने मन में सोच रहा था, ऐसा लगता है कि शिवाय ने काम पूरा कर दिया है। कुत्ते, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम भेड़ियों के एक समूह का सामना कैसे करोगे। रुको मत, जल्दी करो और आगे बढ़ो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। जुबिन तेज आवाज में चिल्लाया। फिर उसने हातिम को फटकारते हुए कहा, हातिम क्या तुम बहरे हो? तुम्हें मेरी बात नहीं सुनी? जल्दी से आगे का रास्ता बनाओ। हातिम का शरीर तुरंत हिला और वो आगे बढ़ गया। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। आर्यन ने उसे वापस खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव था। उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसके कपड़े सीधे फट गए थे। शारीरिक शक्ति के मामले में आर्यन और हातिम पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। उसके पास केवल उसकी दाहिनी भुजा की दिव्य शक्ति थी, लेकिन हातिम का पूरा शरीर दिव्य शक्ति से भरा था, और यहाँ तक कि उसके शरीर में किसी प्रकार की दिव्य शक्ति की ब्लड लाइन भी मौजूद थी। हालांकि यह केवल आर्यन का अनुमान था। हातिम बिना रुके सीधे अंधेरे में आगे बढ़ गया। आर्यन ने मुड़कर जुबिन की ओर देखा। उसके चेहरे पर गर्व की झलक देखकर यह साफ था कि वो वही था जिसने इन भेड़ियों के झुंड के साथ छेड़खानी की थी। जुबिन ने हंसते हुए कहा, तुम क्या देख रहे हैं? जल्दी करो और आगे का रास्ता साफ करो। अगर तुम रास्ता साफ नहीं कर सकते तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। मोटू राम, अपने इस आदमी को आदेश दो। अगर यह आगे का रास्ता नहीं खोल सकता तो इसे यहाँ से धक्के देकर भगा दो। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह के कचरे को अपने साथ लाए ही क्यों हो। आर्यन की आंखों का कोना काला हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। लोगों के धैर्य की एक सीमा थी। जाहिर है कि आर्यन का धैर्य खत्म होने की कगार पर था। अगर उसे हातिम की जान की परवाह नहीं होती तो वो सबसे पहले जुबिन को मार देता। इसके अलावा एक और चीज थी जिसके लिए वो हातिम को बचाना चाहता था। शुरू में ही थंडर ड्रैगन मंदिर में घुसने से पहले उसे सिस्टम द्वारा एक मिशन मिला था। मिशन हातिम की मदद, समय 1 महीना, पुरस्कार 1 लाख ही XP पॉइंट्स, 10,000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स। अगर आप मिशन को अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो 1,000 सिस्टम पॉइंट्स अतिरिक्त मिलेंगे और आप एक विशेष पुरस्कार भी पा सकते हैं। उसे यह मिशन तब मिला जब उसने शुरू में हातिम को पहली बार गुप्त क्षेत्र के बाहर देखा था। अगर मिशन को एक तरफ रख भी दिया जाए तो भी आर्यन उसे जुबिन की गुलामी से आजाद कराना चाहता था। हातिम जैसा व्यक्ति जुबिन के लिए इस तरह काम करने के लिए नहीं बना था। इसके अलावा जुबिन की औकात उसकी तुलना में एक कुत्ते से भी बदतर थी। आर्यन उसे ऐसे देखकर थोड़ा दुखी था।
रास्ते में भेड़िए को मारने के मामले में आर्यन ने हातिम की कई बार मदद की थी। हालांकि उसकी मदद को लेकर सिस्टम से कोई आवाज नहीं आई थी। मिशन अभी भी चालू था। मीरा भी आगे बढ़ी, लेकिन जुबिन ने उसे रोक दिया और कहा, यह बहुत खतरनाक है, हमें यहीं इंतजार करना होगा जब तक कि वो लोग आगे का रास्ता साफ नहीं कर देते। कनिका ने भी उसका साथ देते हुए कहा, मीरा बहन, यह सही रहेगा, हमें जुबिन की बात सुननी चाहिए और यहीं इंतजार करना चाहिए। मोटू राम ने तिरस्कार से कहा, सही कहा है, किसी ने एक कायर से अच्छा 100 कुत्ते पाल लो, कम से कम तुम्हारे आगे दुम तो हिलाएंगे। फिर उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरे में चला गया। मास्टर रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मीरा ने जुबिन को ठंडी नजरों से देखा और बोली, क्या तुम्ही ने शिवाय से यहाँ भेड़ियों के झुंड को आकर्षित करने के लिए कहा था? वो जुबिन एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत कहा, नहीं, मैं भेड़ियों के झुंड को क्यों आकर्षित करना चाहूँगा, भला इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मीरा ने एक ठंडी सांस छोड़ी और कहा, मेरे रास्ते से हट जाओ। उसने एक हाथ से जुबिन को एक तरफ हटाया और वहाँ से चली गई। कनिका ने मीरा की ओर देखा, जो अंधेरे में गायब हो चुकी थी, और धीरे से कहा, जुबिन भाई, अब हम क्या करें? जुबिन ने की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने अंधेरे में देखा और गुस्से में कहा, अच्छा तो तुम मुझे भाव देना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। उसका धैर्य खत्म हो गया था। तुरंत उसने नीची आवाज में कहा, वो चीज कहाँ है जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? कनिका की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई और उसने कहा, जुबिन भाई, क्या हम सच में ऐसा करने जा रहे हैं? जुबिन ने मजाक उड़ाया और कहा, कनिका, क्या तुम अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल हथियार नहीं लेना चाहती? उस हथियार के साथ तुम परीक्षा पास कर सकोगी और अंदरूनी हिस्से में जा सकोगी। कनिका की आंखें तुरंत चमकने लगी और उसने कहा, मुझे पता है कि क्या करना है। हाँ, जुबिन अपने दिल में उन्मादी ढंग से हंसा और अपने मन में सोचा, मीरा, ओह मीरा, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उस मौके को अच्छे से नहीं संजोया। अब तुमने ऐसा चुना है तो मुझे किसी चीज के लिए दोष मत देना। जब तुम मेरी बनोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगी। हाँ। आगे का पूरा रास्ता भेड़ियों से भरा हुआ था। उनकी हरी आंखें गुस्से में चमक रही थी। इसके अलावा आर्यन ने सिस्टम की मदद से भेड़ियों के समूह को देखा। भेड़ियों के झुंड के ठीक पीछे एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी और वो अपने दिल में उत्साह से चिल्लाया, वहाँ इनका राजा है। मोटू राम दौड़ते हुए आया और भेड़ियों के घने झुंड को देखते हुए उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वो आर्यन से आकर टकरा गया। मास्टर, हम कैसे लड़े? उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, चलो वापस चलते हैं। भेड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। आर्यन उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां आसपास ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसकी मदद से वो लोग भेड़ियों से बच सके। उसी समय मीरा भी दौड़ते हुए उनके पास पहुंची और ठंडी आवाज में पूछा, हम कैसे लड़े? आर्यन ने एक गहरी सांस ली, उन तीनों को देखा और कहा, क्या तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो? मोटू राम ने उलझन में कहा, मास्टर, आप अभी भी इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि आप इस समय मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं? बस मुझे यह बताओ कि क्या करना है। आर्यन ने मीरा की ओर देखा। मीरा ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। आर्यन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और जल्दी से कहा, तुम तीनों जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तुरंत वो तीनों दंग रह गए। यहाँ तक कि हातिम भी, जो ज्यादा किसी की बात नहीं सुनता था, वो भी हैरान रह गया। उन तीनों ने आर्यन की ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। आर्यन ने फिर कहा, अगर तुम लोगों को मुझ पर पूरा विश्वास है तो भागो, जितनी जल्दी हो सके दौड़ो। मोटू राम ने होश में आते हुए कहा, मास्टर, क्या आप पागल हैं? यह भेड़ियों का एक समूह है। भले ही उनकी तादाद हजारों में ना हो, लेकिन कुछ 100 तो होगी ही, ना कि 1-2। मीरा ने एक नजर आर्यन की ओर देखा, फिर मुड़कर भाग गई। आर्यन ने एक बार फिर से मोटू से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो जल्दी भागो। मोटू राम ने अपनी हाथ की मुट्ठियां कसकर भींच ली और फिर बड़े कदमों के साथ वहां से भाग गया। हातिम आखिरी बचा था।
उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और भारी स्वर में दो शब्द कहे, बचकर रहना। फिर वो भी उन दोनों के पीछे वहाँ से भाग गया। आर्यन ने उन तीनों के जाने के बाद एक गहरी सांस छोड़ी और उन भेड़ियों की ओर देखा जो मौत के देवता की तरह उसकी ओर देख रहे थे। फिर आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ उठाया। ड्रैगन स्लेयर बाहर आओ। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर आर्यन के हाथ में आया, वहाँ चारों ओर हत्या के इरादे से भरी एक आभा फैल गई। यह एक मजबूत हत्या का इरादा था जो नरकदूत को भी कुचलने के लिए तैयार था। खूनी लाल रंग की रोशनी ने ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड को घेरा हुआ था, जैसे कि ड्रैगन स्लेयर जल रहा हो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने टॉडिंग स्किल को जारी किया। टॉडिंग स्किल, उसका पूरा शरीर जमीन पर फैल गया और चारों अंगों के साथ उसने भेड़ियों के झुंड की ओर एक तोप के गोले की तरह छलांग लगाई। पलक झपकते ही अनगिनत भेड़ियों के सिर पर एचपी की मात्रा में 1/3 की कमी आई थी। वो भेड़ियों के झुंड के बीच में था और बुरी तरह से अपने चारों हाथ पैरों से उन पर वार कर रहा था। आर्यन, तुम्हें एक भेड़िए को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 1 सॉल बंद चेन मिली है। आर्यन, तुम्हें एक भेड़िए को मारने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें 1 सॉल बंद चेन मिली है। सिस्टम लगातार बचता रहा। जब आर्यन भेड़ियों को मार रहा था, तब भेड़िए भी उस पर हमला कर रहे थे। उसके पास कोई बचाव नहीं था। उसने अपनी ढाल को भी सक्रिय नहीं किया। किसी को यह पता होना चाहिए था कि उसके पास अपनी रक्षा के लिए एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। वो ऐसा रुद्रदेव को दिखाना चाहता था उसी ने उसका सब कुछ खा लिया था। हालांकि भेड़ियों के हमले उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, क्योंकि उसके पास लेवल 1 की सेक्रेट बॉडी थी। इन भेड़ियों के हमले उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। त्वचा खोल, नस तोड़, हड्डी तोड़, रक्त बर्बाद, आत्मा नष्ट, आत्मा डर और जिंदगी खात्मा। ड्रैगन कट का पहला पड़ाव हवा कट, ड्रैगन कट का दूसरा पड़ाव तूफान कट। आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक के 7 वारों और हवा कट और तूफान कट के साथ लगातार 200 से ज्यादा कट मारे, जिसने सैकड़ों भेड़ियों को तुरंत कुचल दिया। सिस्टम की आवाज पटाखों की तरह थी जो बिना रुके बज रही थी, लेकिन आर्यन भी नहीं रुका। उसने मारना जारी रखा। इसके अलावा उसने अपनी सभी स्किल्स को एक एक करके इस्तेमाल करना जारी रखा था। वो अपनी सभी स्किल्स के लेवल को बढ़ाना चाहता था। 1 घंटे बाद सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, 1000वें भेड़िए को मारने और वुल्फ किलर की उपाधि प्राप्त करने पर तुम्हें 10,000 EXP पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 1000 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, अगर अब तुम आगे से किसी भेड़िए को मारोगे तो तुम्हारे हमलों का उस पर 2 गुना असर होगा। क्या मुझे कोई विशेष उपाधि भी मिल सकती है? हाँ। आर्यन ने फिर अपने EXP पॉइंट्स को देखा और खुश होते हुए कहा, मैंने पहले 1 महीने में 1 लेवल पार किया था और आज मैंने केवल 2 घंटे में आधा लेवल बढ़ा लिया। वास्तव में इस गुप्त क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र में बहुत अंतर है। हाँ, उसके लिए यह गुप्त क्षेत्र वास्तव में शक्तियों को बढ़ाने के मामले में वरदान के रूप में साबित हुआ था। थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र एक खंडहर था। अब भविष्य में आर्यन ऐसे खंडहरों को अधिक से अधिक ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह लेवलों को बढ़ाने का एक तेज तरीका था। विशेष रूप से आने वाले 3 सालों में वो इन खंडहरों को जरूर खोजेगा, क्योंकि उसे युद्ध सम्राट बनना था और पार्थ को कुचलना था। आर्यन के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना लक्ष्य बना लिया था और एक बार वो जिस चीज को करने की ठान लेता था तो वो बिना किसी और चीज की परवाह किए ऐसा करके ही रहता था। अगर वो एक पागल नहीं था तो वो एक पागल भी बन सकता था। अरे, उस कुत्ते को गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है और अब अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि वो कचरा अंदर ही मर गया होगा। जुबिन ने एक तीखी हंसी के साथ कहा। वो अपने आप से बहुत खुश था और उसने अपने मन में सोचा, कुत्ते, अगर तू मेरे खिलाफ नहीं जाता तो शायद तेरा यह अंजाम होता ना होता। हाँ। वो लोग एक गुप्त कमरे में छिपे हुए थे। आर्यन के लिए ऐसी बातें सुनकर मोटू ने चिल्लाते हुए कहा,
जुबिन, क्या तुम ही ने उन भेड़ियों को यहाँ आकर्षित किया था? जुबिन की आंखें हिल गईं, उसके शरीर से युद्ध बुजुर्ग की शक्तियाँ बाहर निकली और सीधे मोटू राम को दबा दिया और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मोटू, ये मत सोचो कि मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा था तो तुम कुछ भी कह सकते हो। अगर तुम ज्यादा बकवास करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो योजना बनाना पसंद करता है। मोटू राम शक्तियों के मामले में जुबिन से बहुत कमजोर था। शक्तियों के दबाव भर से ही वो बेहद असहज लग रहा था। हालांकि वो भी एक सख्त लड़का था और चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते तो मेरे सामने घमंड मत दिखा। जुबिन की भौहें फड़क उठी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसी समय कनिका ने आगे आते हुए कहा, सब लोग गुस्सा मत हो। अभी हमें लड़ने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आगे जाने के लिए कोई और रास्ता है या नहीं, यह देखना चाहिए। फिर कनिका आगे बढ़कर मीरा के पास गई, जो कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मीरा, वो लड़का वापस नहीं आ पाएगा। इतने सारे भेड़ियों के साथ एक युद्ध बुजुर्ग के लिए भी उनसे बचना असंभव है। चलो, जुबिन भाई के साथ मिलकर हमें दूसरा रास्ता खोजना चाहिए। यहाँ इतंजार करने का कोई फायदा नहीं है। जुबिन भी उसके पास आया और बोला, मीरा, वो सिर्फ एक कचरा था। तुम उसकी तलवार तकनीक को लेकर इतनी उत्सुक क्यों हो? मेरे परिवार के पास हर तरह की तलवार तकनीकें हैं। अगली बार जब तुम मेरे साथ घर चलोगी तो मैं तुम्हें एक अर्थ स्टेज तलवार तकनीक दे दूंगा। अगर तुम्हें अर्थ स्टेज तकनीक नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक हेवन स्टेज तकनीक दे दूंगा। मेरे परिवार के पास अभी भी बहुत सारी तलवार तकनीकें होंगी और वो उस कचरे की तलवार तकनीक से तो कई गुना बेहतर और शक्तिशाली होंगी। मीरा की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी शक्तियां भले ही जुबिन की तुलना में कमजोर हो, लेकिन स्वॉर्ड आर्ट के रास्ते की समझ के मामले में वो जुबिन तुलना में बहुत मजबूत थी। जिस तरह से आर्यन ने एक हड्डी की तलवार बनाई, जिस तरह से उसने भेड़ियों को मारा था, वो एक अर्थ स्टेज या एक हेवन स्टेज तकनीक नहीं थी, बल्कि संभवत एक डिवाइन स्टेज तकनीक थी। अचानक जुबिन ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे समझ आ गया कि हमें कहाँ जाना चाहिए। एक और रास्ता है जो दूसरी मंजिल के दरवाजे की ओर जाता है। कनिका ने तुरंत कहा, मीरा, देखो, जुबिन भाई के पास अभी भी एक रास्ता है। इस दुनिया में आप केवल थोड़ी सी ताकत पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी कभी आपको अपने दिमाग पर भी भरोसा करना पड़ता है। जुबिन ने तुरंत कहा, एक और रास्ता है, चलो मेरे पीछे आओ। इतने बोलने के बाद वो बाहर चला गया। कनिका तुरंत उसके पीछे चली गई। मीरा और मोटू राम ने हातिम की ओर देखा। वो तीनों जरा भी वहाँ से नहीं हिले। जुबिन ने जब देखा कि मीरा नहीं आ रही थी तो उसने गुस्से में कहा, मीरा, क्या बात है? क्या तुम हमेशा से एक थंडर स्पिरिचुअल हथियार नहीं चाहती थी? अब तुम्हें वो आसानी से मिल सकता है। शायद दूसरी मंजिल पर ऐसे बहुत से होंगे। मीरा ने अंधेरे की गहराई में देखा और बाहर चली गई। जुबिन आत्मसंतुष्टता से हंसा, फिर उसकी नजर हातिम पर टिकी और उसे बुरी तरह लात मारी। कुत्ते, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरा आदेश टालने की कोशिश की। क्या तुम मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हो? हातिम को जुबिन ने दोनों जांघों के बीच लात मारी थी, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। जुबिन ने उसे फिर से एक जोरदार लात मारी और ठंडी आवाज में कहा, मत भूलो कि तेरी जिंदगी मेरे परिवार की मोहताज है। अगर मेरे दादाजी ने तुम पर दया नहीं की होती और तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया होता तो तुम बहुत पहले ही भूख से मर जाते। हातिम ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर जुबिन ने मोटू की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बड़े भाई, मुझे नहीं लगता कि वो वापस सही सलामत आ पाएगा। तो सपने देखना बंद करो, वो पहले ही मर चुका है। क्या तुम सच में उसका इंतजार करना चाहते हो? क्या तुम्हें थंडर ड्रैगन मंदिर का अनमोल खजाना नहीं चाहिए? मोटू राम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और अपने दिल में कहा, मास्टर, मुझे माफ कर देना। फिर वो भी बाहर निकल गया। आखिरकार अब जाकर उसे समझ आया था कि आर्यन ने उन्हें पहले जाने के लिए क्यों कहा था। वो भेड़ियों को खुद से रोकना चाहता था और उनके लिए थोड़ा समय निकालना चाहता था।
ताकि वो लोग बचकर निकल सके। इतने सारे क्रूर भेड़ियों का सामना करते हुए आर्यन उनसे अकेला नहीं लड़ सकता था। वो उन्हें किसी भी तरह नहीं रोक सकता था। इस तरह मोटू को भी लगने लगा था कि वो अब तक मर चुका होगा। उसका दिल अपराध बोध से भर गया था। लेकिन अब, जैसा कि जुबिन ने कहा था, अब अंधेरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। यह स्पष्ट था कि आर्यन पहले ही मर चुका था। जुबिन ने अंधेरे को देखा और हंसते हुए कहा, कुत्ते, ये मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम है। क्या तुम्हें इसका स्वाद अच्छा लगा? हाँ हाँ हाँ। फिर वो भी वहाँ से बाहर निकल गया। दूसरी ओर एक अंधेरी जगह में आर्यन दीवार का सहारा लेकर थोड़ा झुककर खड़ा था और जोर से सांस छोड़ रहा था। दसियों मीटर दूर उस भेड़िए राजा को देखते हुए उसकी दोनों भुजाएं कांप रही थीं। उसने कहा, इतनी खतरनाक शक्ति। तभी आइस फायर चिल्लाया, मास्टर, मुझे यह करने दीजिए। मैं उसे मारने के लिए अपने मुंह से आग की लपटें उगल दूंगा। स्नो व्हाइट ने भी कहा, मास्टर, मुझे यह करने दीजिए। मेरा लेवल अब बढ़ चुका है। मैं अब डिवाइन लेवल 4 पर हूँ। इसे मारना आसान होगा। रुद्रदेव ने भी कहा, बच्चे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो एक भेड़िया राजा है। उसकी ताकत सामान्य भेड़िए के हमले से 10 गुना अधिक मजबूत है। तुम्हारा शक्तियों का स्तर बहुत कम है और तुम्हारी सेक्रेट बॉडी हमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम अभी भी कमजोर हो। उन तीनों ने आर्यन को न लड़ने के लिए कहा, क्योंकि वो भेड़िया 6ठे स्तर का डिमन बीस्ट था। उसकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेवल 1 की सेक्रेट बॉडी को नुकसान पहुंचाना भेड़िए के लिए बहुत आसान था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यन का मरना तय था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम लोगों की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहता हूँ। भले ही मुझे मृत्यु के देवता का सामना करना पड़े, फिर भी मैं उससे लड़ूंगा। क्योंकि 3 साल बाद जब पार्थ और उसका मुकाबला होगा, तो उसे हराने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखना होगा। वो उसकी अपनी ताकत होनी चाहिए। मेघा के आंसुओं का बोझ उसके सीने पर रखा था, तो वो किसी भी हालत में शक्तिशाली बनना चाहता था। अगर आर्यन को शक्तिशाली बनना था तो केवल एक ही रास्ता था, और वो था EXP पॉइंट्स को जल्द से जल्द बढ़ाना। वो सिर्फ किसी बीस्ट और इंसान को मारकर ही अपने EXP पॉइंट्स बढ़ा सकता था, और बिना युद्ध का अनुभव किए वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके लिए शक्तियाँ बढ़ाना ही मायने नहीं रखता। सबसे जरूरी जब यह थी कि एक योद्धा को जीवन और मृत्यु की कगार पर लड़ने का अनुभव भी होना चाहिए। इससे शरीर की क्षमताओं को भी उत्तेजित किया जा सकता है। आर्यन ने बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक इस्तेमाल की, टेलीपोर्ट, और तुरंत भेड़ियों के राजा के सामने पहुंच गया। त्वचा खोल, ड्रैगन स्लेयर हिलने लगा और एक खतरनाक शक्ति चारों ओर फैल गई। अचानक भेड़ियों के राजा ने गर्जना की। उसकी स्तर 6 की शक्तियाँ केवल दिखाने के लिए नहीं थी। अगले ही पल उसके शरीर पर लिपटी मोटी जंजीरें आर्यन की ओर एक सांप की तरह बढ़ने लगी। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। ड्रैगन स्लेयर ने सीधे कई जंजीरों को काट दिया। आर्यन का शरीर भेड़िए के बगल में झुक गया और ड्रैगन स्लेयर पीछे हट गया। तुरंत आर्यन ने अपने दाहिने हाथ में तेजी से शक्तियों को बहाया। दाहिने हाथ की जादुई शक्ति एक मुक्का एक तेज धमाके के साथ सीधे भेड़िए के पेट में लगा, जिससे वो पीछे की ओर उड़ गया। उसके सिर के ऊपर केवल 5 अंकों का नुकसान दिखाई दिया। हालांकि आर्यन को भी भेड़िए राजा के शरीर पर लिपटी जंजीरों ने पीछे की ओर उड़ा दिया था। उसकी छाती की एक पसली टूट गई थी। इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर उठाया और एक हील पिल निगल ली। उसी वक्त उसने मुट्ठी भर ड्रैगन स्पिरिट पिल्स को पकड़ा और उन्हें भी निगल गया। जमीन पर एक हथेली पटकने के साथ वो उठा और फिर से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया। चांदनी कदम पलक झपकते ही उसका शरीर गायब हो गया और एक पल बाद भेड़िए राजा के सिर के ऊपर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। फिर उसने एक और मुक्का बनाया और चिल्लाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। एक पल के लिए आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छाया उसके शरीर पर दिखाई दी। उसके मुक्के में खतरनाक शक्तियां बहने लगीं और हवा को काटते हुए सीधे भेड़िए राजा के सिर पर जाकर लगा। मुक्के में इतनी शक्तियां थी कि भेड़िए राजा का दिमाग हिल गया और उसका शरीर लड़खड़ाया और जमीन में कुछ इंच धंस गया। धरती में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई।
और कुछ पल बाद भेड़िए की दर्दनाक चीख निकली। फिर आर्यन ने अपनी सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी सभी विशेषताओं की शक्तियां दोगुनी हो गई और उसकी पकड़ ड्रैगन स्लेयर पर मजबूत हो गई। ड्रैगन कट। कुछ ही सेकंडों में आर्यन ने 280 से ज्यादा बार कट मारे जो सीधे भेड़िए राजा के शरीर से टकराए। वो दर्द से बिलबिला रहा था और उसके सिर के ऊपर HP लगातार कम हो रही थी। ड्रैगन कट के बाद भी आर्यन रुका नहीं। उसके अंग हवा में फैल गए और एक झपकी के साथ उसका शरीर तोप के गोले की तरह भेड़िए राजा की ओर बढ़ा। टोडिंग स्किल। भेड़िया राजा का शरीर एक कमान से निकली एक तीर की तरह पीछे की ओर उड़ते हुए दीवार से टकरा गया। दीवार टूट गई और भेड़िए राजा अपनी अंतिम सांस के साथ मलबे पर लुढ़क गया। उसकी आंखें अपने सामने के इंसान को देख रही थी। शायद वो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि युद्धराज स्तर के एक इंसान ने उसे कैसे हरा दिया। वो भेड़ियों का राजा था और वो थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र की पहली मंजिल का संरक्षक था। वो यह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। हालांकि ये बेकार था, भले ही उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई उसके सामने थी जो मौत के देवता के रूप में उसकी ओर ड्रैगन स्लेयर को घसीटते हुए कदम दर कदम बढ़ रही थी। पलक झपकते ही वो इंसान रूपी मौत उसके सामने आकर खड़ी थी। आर्यन उसकी आंखों में डर महसूस कर सकता था। यह देखकर वो मुस्कुराया और बोला, अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर ब्लेड को ऊपर उठाया और एक झटके के साथ उसकी गर्दन को अलग कर दिया। खून की एक तेज धार के साथ उसका सिर उसकी गर्दन से अलग होकर नीचे गिर गया। आर्यन, तुम्हें भेड़ियों के राजा को मारने पर एक ही XP पॉइंट, एक ट्रयू एनर्जी पॉइंट और एक स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। मुझे स्ट्राइकिंग मूल्य इस्तेमाल करना चाहिए, आर्यन ने खुद से कहा और इस बार उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। सोचने के तुरंत बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और भेड़िया राजा के शरीर के ऊपर झुक गया। स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो, वो चिल्लाया। इसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, आर्यन, तुम्हें भेड़ियों के राजा को मारने पर वुल्फ किंग ब्लड लाइन मिली है। आर्यन, तुम्हें 100 सोल बंद चेन मिली है। आर्यन, तुम्हें वुल्फ किंग का संरक्षण प्राप्त हुआ है। क्या बस इतनी ही चीजें? क्या स्ट्राइकिंग मूल्य इस बार बर्बाद गया है? आर्यन ने नाखुशी से शिकायत की। पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब उसे स्ट्राइकिंग मूल्य इस्तेमाल करने के बाद केवल 4 चीजें मिली हो, वरना हमेशा उसे बहुत सी दुर्लभ चीजें मिलती थी। वुल्फ किंग ब्लड लाइन को ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। ड्रैगन स्लेयर वुल्फ किंग ब्लड लाइन के साथ जुड़ गया है। जब कभी भी उसे कोई ब्लड लाइन मिलती तो उसे तुरंत ड्रैगन स्लेयर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था, चाहे उसने इसकी इजाजत दी हो या नहीं। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी, उसे वैसे भी इस तरह की ब्लड लाइन पसंद नहीं थी। जिस ब्लड लाइन के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ वो एक सर्वोच्च ब्लड लाइन होनी चाहिए। फिर आर्यन ने जांच करने के लिए सिस्टम खोला। अब सॉल बंद चेन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पास 100 से भी ज्यादा हैं। मुझे पहले मिली सभी सॉल बंद चेन को जोड़कर कोई अच्छी चीज तो मिल जानी चाहिए, है ना? यह सोचते हुए उसने वुल्फ किंग के संरक्षण की जांच की। वस्तु वुल्फ किंग का संरक्षण। स्टेज सुप्रीम स्टेज। विवरण एक सुरक्षात्मक शक्ति रखता है और सक्रिय कौशल रखता है। वुल्फ किंग की गुस्से भरी चीख के साथ यह युद्ध सम्राट स्तर के नीचे के योद्धा को 1 सेकंड के लिए स्तब्ध कर सकता है और इसे फिर से 24 घंटे बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। वुल्फ किंग का संरक्षण एक तलवार की म्यान की तरह था जो शुद्ध सफेद रंग की था, लेकिन उसमें किसी भी तरह की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा जैसे वो वुल्फ किंग की क्रूर आभा को छिपा रही हो। आर्यन, क्या तुम इसे पहनना चाहते हो? आर्यन हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे पहना भी जा सकता है और इसमें एक सक्रिय कौशल भी है। चलो, यह तो अच्छी बात है। मैं पहनना चाहता हूँ, जवाब देने के साथ ही आर्यन की स्पेस रिंग में एक सफेद म्यान दिखी। यह बेहद क्रूर थी क्योंकि इसमें काली रंग की कुछ पट्टियां थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि म्यान में बुरी और अच्छी 2 शक्तियां थी। वस्तुतः अमृति म्यान। स्तर सुप्रीम स्टेज। विवरण धनुष की अमृति म्यान। क्या बस इतना ही? आर्यन गुस्से में फटने वाला था।
इस चीज का ना तो कोई ज्यादा विवरण था और ना ही कोई खास विशेषता थी। आखिर यह चीज है क्या? ये बोलते हुए उसने स्पेस रिंग में अमृति म्यान देखी और जैसे ही उसकी उस म्यान पर नजर पड़ी वो तुरंत स्तब्ध रह गया। क्या? बस एक खाली म्यान, एक म्यान जिस पर कुछ नक्काशीदार प्राचीन रून्स थे, वहाँ चुपचाप पड़ी थी। आर्यन ने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत देखा है, तो उसने फिर से उसे ध्यान से देखा, लेकिन दोबारा देखने पर भी वहाँ एक खाली म्यान पड़ी थी। यह देखकर आर्यन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुँच गया। वो गुस्से में लगभग फटने ही वाला था। आर्यन को इतना गुस्सा नहीं आता अगर वो एक स्वॉर्ड होती, मगर यह कमबख्त केवल एक खाली म्यान थी। यही नहीं, वो एक सुप्रीम स्टेज की म्यान थी। यह ख्याल आते ही उसने अपना सिर घुमाया और सिस्टम की ओर देखा। सिस्टम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसी समय रुद्रदेव की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। उसकी आभा अमृति म्यान के इर्द गिर्द घूमती रही और उसने कहा, यह म्यान मुझे उस आदमी की याद क्यों दिला रही है? कहीं ऐसा तो नहीं यह उसी की हो? वो गहन सोच में था। उसकी आवाज सुनकर आर्यन ने पूछा, पूर्वज, क्या आपने इस म्यान को पहले देखा है? रुद्रदेव ने अपना सिर हिलाया। मैंने इस म्यान को तो पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने अमृति गॉड के बारे में सुना है। वो डार्क वर्ल्ड में एक शक्तिशाली अस्तित्व था। जहाँ तक उसकी ताकत की बात है, वो अभी भी मुझसे कमजोर है। हालांकि किसी को नहीं पता था कि वो अचानक डार्क वर्ल्ड से कहाँ गायब हो गया। ना ही किसी को ये पता था कि वो डार्क वर्ल्ड में आया कहाँ से था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो तरंग महाद्वीप से था। अब ध्यान से सुनो, इस म्यान को बिल्कुल भी कम मत आको। इसकी शक्ति किसी भी डिवाइन स्वॉर्ड और यहाँ तक स्प्रिंग्स डिवाइन स्वॉर्ड से भी लाख गुना शक्तिशाली है। अगर तुम अमृति स्वॉर्ड को ढूंढ लेते हो तो तुम उसे म्यान में डाल सकते हो। इस तरह वो एक शक्तिशाली अस्तित्व कहलाएगी। तुम्हें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी रुद्रदेव ने जो कहा, क्या वो सच था? अगर यह बात उससे कोई और कहता तो शायद वो उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करता। हालांकि उसे पूर्वज रुद्रदेव के शब्दों पर विश्वास करना पड़ा। भले ही उस बूढ़े आदमी को डींग मारना पसंद था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी काम की बातें करता था। अमृति स्वॉर्ड का मामला अब उसके लिए केवल एक झूठ नहीं था। फिर आर्यन ने उत्साह से कहा, फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो जल्दी करो और दूसरी मंजिल पर चलते हैं। प्राचीन किताबें जो उसने सिंह परिवार में पढ़ी थी, यानी कि इस दुनिया के आर्यन की यादों से उसे पता चला था कि इस तरह के अमर खंडहरों में कई मंजिलें होती थी, जिनमें से हर एक मंजिल पर उनकी रक्षा के लिए डीमन बीस्ट होते थे और एक मुख्य बीस्ट होता था जो उनका राजा कहलाया जाता था, ठीक भेड़िया राजा की तरह। भेड़िया राजा को मारने से उसे इतनी दुर्लभ चीज मिली थी, तो उसका इतना खुश होना तो बनता था, और अब वो जितनी जल्दी हो सके दूसरी और तीसरी और फिर चौथी मंजिल पर जाना चाहता था, इस उम्मीद में कि अगर पहली मंजिल के बीस्ट राजा को मारने से उसे अमृति म्यान मिल सकती है, तो ऊपर की दूसरी मंजिलों पर अमृति स्वॉर्ड मिल जाए। अरे वाह! आर्यन अपनी खुशी नहीं रोक पा रहा था। वो मुड़ा और तुरंत वहाँ से निकल गया। आधे घंटे बाद, ओह नहीं, लगता है कि मैं खो गया हूँ। आर्यन हैरान था क्योंकि वापस लौटने पर उसे मोटू राम, हातिम, मीरा और बाकी लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें आसपास देखने की कोशिश, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिले। ऐसा लगता है कि वो जुबिन के पीछे गए हैं। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, फिर गुप्त क्षेत्र में वापस चला आया। स्नो व्हाइट, क्या तुम उनकी आभा को महसूस कर सकते हो? उसने पूछा। स्नो व्हाइट ने अपना सिर नामे हिलाया और कहा, मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। शायद वो लोग इस मंजिल पर नहीं हैं। हो सकता है कि वो लोग दूसरी मंजिल पर चले गए हो। आर्यन की भौहें कस गई। वो बहुत ज्यादा तेज इंसान है। हालांकि वो परेशान नहीं था। चाहे गुप्त क्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसकी भी एक सीमा होगी। अगर वो ध्यान से ढूंढेगा तो जल्द ही उसे दूसरी मंजिल का दरवाजा मिल जाएगा। इस थंडर ड्रैगन मंदिर के खंडहर में आर्यन की दिलचस्पी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। वो इस तरह निराश होकर वहाँ से जाना नहीं चाहता था। धीरे धीरे अपने दिमाग में उसने अनुमान लगाया कि शायद जुबिन ने कोई दूसरा रास्ता लिया है। जिस रास्ते पर उसने हमें भेजा वो गलत था।
यह ख्याल आते ही गुस्से में आर्यन की भौहें फड़क उठी। हालांकि अभी भी उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और रास्ते के बारे में सोच रहा था। अचानक उसकी नजरें अपने नीचे की जमीन पर गई। वहाँ कई चावल के दाने पड़े थे। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो वो एक कतार में एक निश्चित दिशा की ओर जा रहे थे। आर्यन के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। वाक्य मोटू का दिमाग बहुत तेज काम करता है, उसने अपने मन में कहा। थंडर ड्रैगन मंदिर के गुप्त क्षेत्र की दूसरी मंजिल। जुबिन ने एक ठंडी आवाज में कहा, बड़े भाई मोटू तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें रास्ता पता भी है? हमें यहाँ भटकते हुए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तीसरी मंजिल का दरवाजा अभी तक नहीं मिला है। मोटू राम समय बर्बाद कर रहा था। वो दूसरी मंजिल के नक्शे से बहुत अच्छे से परिचित था। अगर वो अपनी आंखें भी बंद कर लेता तो भी उसे पता होता कि वहाँ कैसे पहुँचना है। हालांकि एक बार जब वो तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुँच जाता तो जुबिन निश्चित रूप से उस पर हमला कर देता। इसलिए वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वो उससे बचकर छिप सके या फिर उसे छिपकर मार सके। इसके अलावा उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद थी कि आर्यन अभी भी जिंदा है। उसने रास्ते में कई निशान छोड़े थे। अगर आर्यन उन निशान को ढूंढ लेता है तो वो उनका पीछा करते हुए उन तक पहुंच सकता था। मोटू अजीब तरह से हंसा। जुबिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? नक्शा मैंने जला दिया था, मुझे वो बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है। रास्ते में भटकना एक आम बात है, वैसे तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? जुबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से जल्दी रास्ता खोजो। हाँ हाँ हाँ। उसकी बात सुनकर मोटू राम अजीब तरह से हंसा। फिर वो आगे बढ़ा और एक पल बाद एक दिशा की ओर इशारा किया। शायद वो वहाँ हैं, चलो चलते हैं। जुबिन ने हातिम को एक लात मारी और कहा, जल्दी से आगे का रास्ता साफ करो। तुम यहाँ किस तमाशे का इंतजार कर रहे हो? कमीने तुम पीछे क्या देख रहे हो? क्या तुम अभी भी उस सुअर की औलाद के बारे में सोच रहे हो, है ना? कि वो आएगा और तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। उस सुअर का भेड़ियों ने पहले ही नाश्ता कर लिया है, तो मुझे डर है कि वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। जुबिन ने शालीनता से हंसते हुए कहा। हातिम जमीन से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अंधेरे रास्ते में चला गया। जल्द ही उसका शरीर घावों से ढका हुआ था और खून बह रहा था। इस मंजिल पर डीमन एक भेड़िया नहीं था, बल्कि एक प्रकार का मृत बीस्ट था। ये लंबे बालों से ढका हुआ था और इसमें भेड़िए से दोगुनी आक्रमण शक्ति थी, जिससे इससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया था। जल्दी करो कुत्ते, जुबिन ने उससे चिल्लाते हुए कहा। उसे परवाह नहीं थी कि वो जिंदा रहता है या मर जाता है, उसे बस कैसे भी करके तीसरी मंजिल पर पहुंचना था। 1 घंटे बाद मोटू चलते हुए अचानक से रुक गया। उसके सामने 2 रास्ते थे और उसने कहा, रुको मुझे सोचने दो, इनमें से हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? उसी वक्त मीरा उसके पास आई और एक ठंडी आवाज में बोली, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, बस तुम आगे बढ़ते रहो। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा तो मैं बस देखती नहीं रहूंगी। वो जानती थी कि मोटू किस बात को लेकर परेशान था। मोटू ने मीरा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में थोड़ा भूल गया हूँ, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ठीक है, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ। पीछे से जुबिन की आवाज आई और वो जमीन पर नीचे बैठ गया। फिर उसने कनिका की ओर देखा और आंखों से कुछ इशारा किया। कनिका ने सिर हिलाया और कहा, सब लोग थक गए होंगे, हमें यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहिए। मीरा, ये लो थोड़ा पानी पियो। उसने मीरा की ओर पानी की बोतल बढ़ाई। मीरा ने पानी की बोतल ली और उसे मोटू को पकड़ाते हुए कहा, तुम पहले पी लो। कनिका और जुबिन की आंखें तुरंत तंग हो गईं। मोटू ने अपना सिर हिलाया, मुझे प्यास नहीं है, तुम पी लो। हफ, जुबिन ने राहत की सांस ली और फिर हंसते हुए कहा, बड़े भाई तुम्हें सोचना चाहिए कि किस रास्ते पर चलना है। मीरा ने पानी की बोतल उठाई और 1-2 घूंट पानी पी लिया। यह देखकर जुबिन हंसा। उसके मुंह के कोने पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दी और उसने अपने आप में सोचा, कुतिया, चलो देखते हैं कि तुम अब कितनी महान बनती हो। हाँ हाँ हाँ। लगभग 3 मिनट बाद
शिवाय दौड़ते हुए अंधेरे से बाहर निकल कर आया। वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। भाई, बड़े भाई, डिमन बीस्ट बीस्ट बहुत सारे, उसने हांफते हुए कहा। मोटू की आंखें काली हो गई। वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर रहा था। मौका आ गया है। हातिम पर हमला करने वाले डीमंस की आवाजें अंधेरे से आती रहीं और करीब आती गईं। उसी समय मोटू खड़ा हुआ और तेजी से दाईं ओर भागा। जुबिन ने तुरंत मजाक उड़ाया और कहा, बड़े भाई मोटू, तुम कहाँ भागना चाहते हो? जैसे ही मीरा खड़ी हुई, उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरे छाने लगा। उसने कनिका को देखा और पूछा, तुमने पानी में क्या डाला? तुम बोलते बोलते उसके पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। मोटू पहले ही आगे निकल चुका था, लेकिन जब उसने मीरा को गिरते देखा तो वो गुस्से में आ गया। वो तुरंत मीरा की ओर भागा और चिल्लाया, मीरा नहीं। हाँ, जुबिन शालीनता से हंसा और कहा, मोटू, तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम लोगों को मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। जुबिन मीरा के पास गया और उसने तुरंत नीचे झुककर उसके ऊपरी शरीर के कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फटते ही मीरा की बर्फ जैसी बेदाग सफेद त्वचा दिखने लगी, जो किसी का भी मन मोह ले। उसकी छाती पर केवल एक गुलाबी कपड़ा बचा था, जिसने उसकी छाती को ढका हुआ था। छाती पर पहाड़ की दो चोटियों के बीच से एक खाई गुलाबी कपड़े के नीचे जा रही थी। खाई की अंधीन गहराई को देखकर किसी का भी मन मचल उठता। सदमे से जुबिन की आंखें फटी हुई थी, जो एकटक उस परिपूर्ण शरीर को देख रही थी। मीरा, ओह मीरा, मैं अब खुद पर और काबू नहीं रख सकता था। तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज किया। शायद तुम भूल गई कि मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी पसंद की चीज का एक बार स्वाद लेने से पहले कभी नहीं जाने देते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा स्वाद बार बार चखूंगा। मोटू ने गुस्से में कहा, तुम एक जानवर हो। जुबिन ने हंसते हुए उससे कहा, मोटू, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? तुम जल्द ही भगवान को प्यारे होने वाले हो। शिवाय उसकी बात खत्म होने के तुरंत बाद लंबे समय से घात लगाए बैठे कि कब उसे यह मौका मिलेगा, तुरंत शिवाय ने हमला कर दिया। मोटू का पूरा ध्यान इस वक्त मीरा पर था। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन इस चक्कर में वो अपना बचाव करना भूल गया। शिवाय की तलवार उसकी छाती के दाहिनी हिस्से में घुस गई, जिससे खून बह निकला। मजा आया मोटू? हाँ, शिवाय ने हंसते हुए कहा, मैं कब से इस मौके की तलाश में था और अब जाकर मुझे यह मिला है। मैं तुम्हें पूरे रास्ते सहन करता आया, क्या अब तुम्हें मजा आ रहा है बड़े भाई? हाँ, शिवाय शालीनता से हंसा। वो बहुत पहले से ही मोटू को मारने की फिराक में था, लेकिन उसने खुद को जुबिन के कहने पर रोका हुआ था। अब जब आखिरकार उसने ये मौका पाया तो वो अचूक था। अभी वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसके सिर के ऊपर से लेकर जांघ के आधार तक एक विभाजन रेखा थी, जो अतुलनीय रूप से दर्दनाक थी। उसका शरीर जुबिन की ओर मुड़ा और उसने दर्दनाक आवाज में उससे कहा, बड़े भाई, मैं अभी भी दर्द में हूँ। अभी उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि उसका शरीर दो हिस्सों में बंट गया और जमीन पर गिर गया। उसका खून जमीन पर चारों ओर फैल गया था और हवा में खून की गंध मिल गई। जैसे ही उसका शरीर गिरा, एक व्यक्ति उसके पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन था, जिसने ड्रैगन स्लेयर पकड़ा हुआ था। मोटू ने अपने दर्द को सहन किया और उत्साह से कहा, हाँ मास्टर, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। एक मास्टर जिसे मोटू ने चुना हो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? वो बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद उसने आगे बोलना जारी रखा, मास्टर, उन लोगों ने मीरा को पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला कर दिया है। विजय मुड़कर देखा तो पाया कि मीरा के कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा दिखाई दे रही थी। उसके छाती के गुलाबी कपड़े के नीचे की दो पहाड़ की चोटियां लगभग उसके गुलाबी कपड़े को फाड़कर बाहर निकलने वाली थी। आर्यन ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसकी आंखें काली हो गई। अगर तुम किसी लड़की को पाना चाहते हो तो तुम उसे प्यार से पा सकते हो, लेकिन इस तरह के पेंटरों का इस्तेमाल करना बहुत गलत है। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। जुबिन के दिल में गुस्सा छा गया। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं।
उसने मीरा को छोड़ा और वो तुरंत आर्यन की ओर भागा। यह अच्छा है कि तुम नहीं मरे, शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी थी। तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को जीने का हक नहीं है, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और अपने शरीर में युद्ध बुजुर्ग की शक्तियों को बहाया। मोटू ने तुरंत याद दिलाते हुए कहा, मास्टर, उसकी तलवार से बचकर रहना। तलवार हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। यह साफ था कि वो जहरीली थी, लेकिन आर्यन पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, अगर दूसरी मंजिल पर आने के लिए हमें तुम्हारे नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती तो तुम बहुत पहले ही मर चुके होते। जिस समय जुबिन ने हातिम को मुक्का मारा और लात मारी थी, उससे आर्यन बहुत ज्यादा खुश नहीं था। इसी तरह जब वो पहली मंजिल पर थे तो उसने उसे और अधिक नाखुश कर दिया, और अब उसने सारी हदें पार कर दी थी। वो एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने जा रहा था। इसके बारे में सोचते हुए आर्यन का गुस्सा उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने तुरंत ड्रैगन स्लेयर को उठाया और सामने से आते जुबिन की तलवार पर एक वार किया। अगले ही पल जुबिन की तलवार एक कागज की तरह कटकर 2 हिस्सों में बंट गई और जमीन पर गिर गई। तलवार जैसे ही जमीन पर गिरी, उससे एक हरा तरल बाहर निकला जो एक पत्थर पर गिरा। पलक झपकते ही पत्थर भाप बनकर उड़ गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना जहरीला था। जिस वक्त तलवार 2 हिस्सों में कटकर जमीन पर गिरी थी, उसी समय आर्यन ने अपनी विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया था। टेलीपोर्ट। पलक झपकते ही वो उसके सामने पहुंच गया और उसे एक जोरदार घूंसा मारा। जुबिन ऊपर की ओर उड़ गया। फिर आर्यन ने भी हवा में एक छलांग लगाई और ड्रैगन स्लेयर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। पकड़ मजबूत होने के साथ ही ड्रैगन स्लेयर की ब्लेड से खूनी लाल रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी। इसके बाद आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया और 200 से अधिक कट मारते हुए जुबिन पर हमला किया। जल्द ही हवा में मांस के चिथड़े उड़ने लगे और लाल खून बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा। आर्यन ने ये हमला जुबिन के निचले हिस्से पर किया था। उसके दोनों पैरों पर कोई मांस का टुकड़ा नहीं बचा था। सिर्फ कुछ सफेद हड्डियों को छोड़कर वहाँ मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। जहाँ तक उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की बात है, वहाँ सब कुछ पहले की तरह था। अब उसका आधा हिस्सा कंकाल की तरह था और दूसरा आधा मांस की तरह था। इस वक्त वो एक अजूबे से कम नहीं लग रहा था। इसके अलावा यह सब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से से भी कम समय में हुआ था। इस वजह से किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ। यहाँ तक कि खुद जुबिन को भी नहीं पता चला था। ऐसे इंसान को तो टुकड़े में काट देना चाहिए था। लेकिन आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को वापस स्पेस रिंग में रखा और ठंडी आवाज में उससे पूछा, क्या तुम्हें मजा आया? एक बार जब उसका शरीर नीचे उतरा तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वो सीधे कनिका के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, नीच औरत। कनिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो आर्यन की आंखों में आंख डालकर बात कर सके, तो वो तुरंत पीछे हट गई। जब उसने जुबिन का कंकाल देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत चिल्लाई, आह! जुबिन ने भी दर्द महसूस किया। उसका शरीर नीचे गिर गया और कंकाल जैसे अपने आधे हिस्से को देखते हुए वो सुअर की तरह चिल्लाया। बहुत दर्द हो रहा था। इसके अलावा इस तरह का दर्द न केवल शारीरिक दर्द था, बल्कि खुद को कंकाल में बदलते देखने का डर और दर्द भी था। मीरा उठो। बोलते हुए आर्यन ने अपना लिबादा उतारा और उसे मीरा के शरीर में लपेट दिया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी ठंडी अभिव्यक्ति ने उसे नाखुश कर दिया। मोटू, इसे संभालो। लेकिन जब मीरा ने पहली मंजिल पर भेड़ियों के राजा से लड़ने के लिए उसका पीछा किया था तो आर्यन की उसके बारे में धारणा बदल गई थी। इसके अलावा आर्यन को अन्य मंजिलों पर अपनी मदद के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी एक कारण माना जा सकता था। मोटू राम ने मीरा को पकड़ते हुए उससे पूछा, मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने अंधेरे की गहराई में देखा और शांत भाव के साथ कहा, मैं हातिम को बचाना चाहता हूँ। आर्यन को अपना मिशन पूरा करना था, जो हातिम की मदद का मिशन था। इसके अलावा उसे डिमन बीस्ट को मारकर EXP पॉइंट्स इकट्ठा करने थे। मोटू ने उसे नहीं रोका और कहा, मास्टर, अपना ख्याल रखना। यहाँ के बीस्ट पहली मंजिल के भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है। ठीक है, विजय ने कहा।
फिर जाने से पहले उसने एक नजर जुबिन की ओर देखा, जो अभी भी पागलपन से चिल्ला रहा था। उसके बाद वो जल्द ही अंधेरे में गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद मृत बीस्ट के एक बड़े झुंड ने हातिम को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। हातिम, जो पहले से ही खून से लथपथ था, का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जो शक्ति छोड़ी वो थोड़ी भी कमजोर नहीं हुई। वो भी पागलपन से हमला कर रहा था। उसने उनमें से एक बीस्ट को पकड़ लिया और उस पर हमला बोल दिया। उसने अपने बचाव और अपने शरीर के दर्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि उसका शरीर उसका नहीं था। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था। आर्यन ने सिस्टम के माध्यम से हातिम के सिर के ऊपर तैर रही एचपी को देखा, जो केवल 2 अंकों में थी। इसे देखकर आर्यन थोड़ा परेशान हो गया। केवल एक हमला और अगले ही पल उसकी सांसें थम जाती। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, वुल्फ किंग की चिंगाड़। अचानक उसकी म्यान हिली और उससे एक खतरनाक शक्ति बाहर निकली। फिर हवा में एक अतुलनीय रूप से विशाल वुल्फ किंग दिखाई दिया, जिसने मृत बीस्टों को देखते हुए एक तेज चिंगाड़ मारी। एक तेज ध्वनि तरंग ने सभी मृत बीस्टों को स्तब्ध कर दिया। वो पल भर के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थे। इस दौरान आर्यन ने जल्दी से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही हातिम के पास पहुंच गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम सच में पागल हो। इसी के साथ उसने फिर से विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और हातिम को खींचकर बीस्टों के बीच से बाहर ले आया। फिर उसने उसका मुंह खोला और उसमें एक हील पिल डालते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब मेरा है, किसी जुबिन कुत्ते का नहीं। भले ही हातिम ऐसा चाहे या नहीं, आर्यन को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि केवल एकमात्र यही तरीका था उसे जुबिन के परिवार की गुलामी से बचाने का। सुनो, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मरो। हातिम अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर उसकी आंखों के कोने नम हो गए थे और एक आंसू बह निकला। तभी मृत बीस्टों पर वुल्फ किंग की चिंगाड़ का प्रभाव खत्म हो गया और वो गुस्से में अपने शिकार को खोकर चिल्लाने लगे। फिर उनकी नजरें आर्यन पर पड़ी और वो तुरंत उसकी ओर भागे। आर्यन ने तुरंत ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल करा और लगातार 7 कट से उनको एक पल के लिए पीछे धकेलने में कामयाब रहा। अपने सामने के कुछ बीस्टों को मारने के बाद उसने हातिम, जो 400 किलो से ज्यादा भारी था, को अपनी पीठ पर उठाया और जल्दी से वहां से बाहर की ओर भागने लगा। ऐसा नहीं था कि वो इन बीस्टों को मारना नहीं चाहता था, बल्कि यह था कि वो उन्हें इस तरह की स्थिति में नहीं मार सकता था, क्योंकि हातिम को तुरंत इलाज की जरूरत थी। टेलीपोर्ट विंड शेडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से आगे की ओर भाग रहा था। उसके कदम बिजली की तरह तेज थे। जल्द ही उसने महसूस किया कि हातिम की सांसें धीमी होती जा रही थी। हातिम, नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। ये तुम्हारे मास्टर यानी कि मेरा हुक्म है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आर्यन उसकी आंखें खुली रखने के लिए बार बार उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। वो वास्तव में हातिम को यहाँ मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर जुबिन नहीं होता तो उसकी कभी यह हालत नहीं होती। इस वक्त आर्यन को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने पहले ही जुबिन को सबक नहीं सिखाया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। अगर सिस्टम ने उसे मिशन नहीं दिया होता तो भी वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता। 3 मिनट बाद वो लोग एक मोड़ पर पहुँचे। मृत बीस्टों का झुंड अभी भी उनका पागलपन से पीछा कर रहे थे। अचानक मोटू जोर से चिल्लाया, मास्टर, इस तरफ, इस तरफ। आर्यन तुरंत आवाज की दिशा में मुड़ा और एक गुप्त कमरे में घुस गया जहां मोटू था। मृत बीस्टों का झुंड अभी भी उन्हें सूंघते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें ताज़ा खून की गंध महसूस हुई और वो आगे बढ़ गए। सामने कनिका ने जुबिन को सहारा दिया हुआ था, जो खून से लथपथ था। अचानक बीस्टों के एक झुंड को अपनी ओर बढ़ते देख जुबिन जोर से चिल्लाया, मत आओ, मत आओ। कनिका भी इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत जुबिन को छोड़ दिया और भागते हुए कहा, बड़े भाई,
मुझे माफ कर देना, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं बचे हो, तो मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी जान नहीं गंवा सकती और इनका खाना नहीं बन सकती। इतना बोलने के बाद वो तुरंत वहाँ से भाग गई। जुबिन जमीन पर नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाया, तुम कनिका, वापस आओ, क्या तुम्हें अर्थ स्टेज स्पिरिचुअल हथियार नहीं चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें हेवन स्टेज स्पिरिचुअल हथियार दूंगा, आओ और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। कनिका की आवाज अंधेरे से आई, तुम उन्हें अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। जुबिन के शरीर को मृत बीस्टों ने नोच खाया, यहाँ तक कि उसकी हड्डियों को भी खाने की कोशिश की। आर्यन, तुम्हें जुबिन के मरने पर 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। आर्यन, तुम्हें एक सॉल पाउडर जो सॉल को हील कर सकता है मिला है। आर्यन, तुम्हें 3 क्योर पिल मिली हैं। आर्यन, तुम्हें एक आत्मा पत्थर मिला है। आर्यन को बहुत सी चीजें मिली, लेकिन उनमें से ज्यादा कुछ खास नहीं थी। हालांकि इसमें कुछ अच्छा भी था जिसे अभी उसकी बेहद जरूरत थी। उसने सॉल पाउडर बाहर निकाला और हातिम के मुंह में डाला। मोटू उस पाउडर को देखकर एक पल के लिए दंग रह गया। आर्यन ने तुरंत कहा, यह मुझे जुबिन के थैले से मिला है और यह भी। फिर उसने 3 गोलियां बाहर निकाली और उन्हें हातिम के मुंह के अंदर डाल दिया। इस तरह का सॉल पाउडर जो किसी की भी सॉल को हील कर सकता था, जेकाल संप्रदाय में एक मास्टर द्वारा बनाया जाता था। लेकिन ये पिल जो आर्यन ने हातिम को दी थी वो गहरे हरे रंग की थी। इसका मतलब ये था कि पिल की शक्ति उच्चतम श्रेणी की थी, जो तुरंत किसी को भी हील कर सकती थी। हातिम के मुंह में तीनों पिल डालने के तुरंत बाद आर्यन ने उसकी छाती पर अपनी हथेली रखी और कुछ शक्ति उसके शरीर में डाली। यह एक विचार था जो हातिम के शक्तियों के रास्ते से होते हुए उसके चेतना के समुद्र तक पहुंचा। तुम्हारी जिंदगी मेरी है, मेरी मर्जी के बिना तुम मर भी नहीं सकते। फिर आर्यन ने अपने हथेली में ट्रयू एनर्जी का इस्तेमाल किया। उसकी मदद से उसने उन पिल्स को जो हातिम के पेट के अंदर थी को रिफाइन किया और हातिम को उनकी शक्ति अवशोषित करने में मदद की। हातिम की सांसें लगभग थमने वाली थी। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वो खुद से पिल्स को अवशोषित भी नहीं कर सकता था। हातिम का शरीर विरोध कर रहा था, लेकिन विजय के शब्दों को सुनने के बाद उसने धीरे धीरे इसे अवशोषित कर लिया। एक बार जब हीलिंग पिल उसके शरीर में अवशोषित हो गई तो उसके शक्तियों के रास्ते थोड़े ठीक होने लगे और उसकी सांसें भी सामान्य हो गई। आखिरकार उसकी जान बच गई थी। आर्यन जमीन पर बैठ गया और तेज तेज सांस लेने लगा। वो हाँफ रहा था और बड़बड़ाया, पागल, मूर्ख, हफ। हातिम अभी बेहोश था। उसकी आंखों के कोने कोने से आंसू की 2 धाराएं बह रही थीं। उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार पहले कभी किसी ने नहीं किया था, कभी भी नहीं। वो 1 दशक से अधिक समय से जुबिन के कबीले सियान कबीले में था। उसने इससे पहले कभी भी एक उच्च स्तर की पिल नहीं ली थी। फिर चाहे वो कितने भी गंभीर रूप से घायल हों, उसने कभी भी एक पिल नहीं ली थी। वो जुबिन से नफरत नहीं करता था। यह बस इतना ही था कि उसे केवल जुबिन के परिवार की अच्छाई याद थी। अगर यह उस चावल के कटोरे के लिए नहीं होता जो जुबिन के परिवार ने उसे दिया था, तो वो सड़कों पर भूख से मर जाता। इसलिए उसने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। उसने कभी भी जुबिन के परिवार के आदेशों का विरोध नहीं किया था। चाहे उन्होंने उसके साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, वो कभी उनका विरोध नहीं करता था। भले ही वो मर जाएं, वो उनके आदेशों का कभी विरोध नहीं करता था। जैसे आज हुआ, उसने बीस्टों से बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ना जारी रखा। उसे मौत की भी परवाह नहीं थी। आर्यन को नहीं पता था कि यह पागलपन था या वो कुछ ज्यादा ही भोला था, या यह वफादारी थी, या यह कुछ और था। उसे नहीं पता था। कुछ मिनट बाद एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मोटू बुरी तरह हंसा और कहा, कनिका भी मर चुकी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि थंडर ड्रैगन मंदिर का गुप्त क्षेत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली होगा। पहली मंजिल के भेड़ियों से बचना ही बहुत मुश्किल था और अब दूसरी मंजिल तो उससे भी कई गुना खतरनाक है। फिर उसने थोड़े मायूस स्वर में कहा, मैं तो यहाँ अपनी कुछ ताकत बढ़ाने के लिए 1-2 स्पिरिचुअल हथियार लेने आया था,
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से कुछ ले जाना तो छोड़ो, अपनी जान बचाना भी भारी होगा। उसने बार बार आह भरी। उसके यहाँ आने का कारण एक दो अच्छी चीजें ढूंढना था और फिर अपनी ताकत के बल पर जेकाल संप्रदाय के अंदरूनी हिस्से में जाना था। हालांकि अब उसे वापस जिंदा लौट कर जाने की भी उम्मीद नहीं थी। फिर मोटू ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि अब हमें खजाने के बारे में भूल जाना चाहिए। अगर हम तीसरी मंजिल पर गए तो वापस आना भी नामुमकिन होगा। जब यहाँ के डीमन बीस्ट इतने शक्तिशाली हैं, तो ऊपरी मंजिल के तो और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। आर्यन ने एक ड्रैगन स्पिरिट पिल निगली। प्रयु एनर्जी के 1500 पॉइंट्स हासिल किए। फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है?